ये फ्यूचर में 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी जल्दी आ जाएंगी। एक तो मेटावर्स है, जो दुनिया हम आज अनुभव कर रहे हैं वैसी ही एक और दुनिया आपको दे दी जाएगी, और ऐसी एक दुनिया नहीं होगी, ऐसी हज़ारों दुनिया हो सकती। क्या हो जाएगा मेटावर्स के बाद, वो डराने के लिए काफ़ी है। द पॉइंट इज़ कि एक बार आप उस वर्ल्ड में समय व्यतीत करने लगे तो एक नया जॉनर ऑफ क्राइम शुरू हो जाएगा। मतलब जो क्राइम अभी हम देख रहे हैं रियल Exactly, sir. ये सारे वहाँ मूव भी होंगे। आपने इंस्टाग्राम पे फील किया होगा कि पेशेंस आदमी का कम क्यों हो गया, क्योंकि उसको वो किक मिलने लगा शॉर्ट Exactly. वीडियोस। तो क्यों देखूं मैं 1 घंटे का, मुझे हर 10 सेकंड में कुछ नई नॉलेज चाहिए, एंड आई वांट टू नो एवरीथिंग। बिल्कुल वैसी ही भूख हो जाएगी मेटावर्स कि मुझे दुनिया ऐसी नहीं चाहिए, मुझे आज कल सुबह उठूंगा तो बिल्कुल बदल देना। सो मैं 4 चैलेंज आपको करूंगा: मेटावर्स, एआई, क्वांटम, Okay. ये 3 चीज़ें, एंड क्वांटम एआई अच्छा, क्वांटम एआई भी है? अलग चीज़ है। अरे अभी तो हम जो एआई देख रहे हैं वो सब नॉर्मल एआई है। क्वांटम कंप्यूटर हो जाएगा तो क्वांटम एआई या न्यूरो साइंस ड्रिवन एआई अलग। अननोन वेरिएबल्स का मतलब है कि समथिंग लाइक प्रिडिक्टिंग गॉड। ओके एआई वो भी कर सकता है। इट इज पुशिंग यू टुवर्ड्स अननोन थिंग्स। हमें आइडिया ही नहीं कि इस दुनिया में क्या है। अभी हम यूनिवर्स का कितना % जानते सर हैं? बिल्कुल। मिनिस्क्यूल। ओके एक कंप्यूटर के अंदर जो इंटेलिजेंस होगी उससे कम होगी जितने दुनिया में लोग हैं उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस। उस टाइम को बोलते हैं हम सिंगुलैरिटी। जब ये जेन एआई आया हाँ सर 2 साल पहले, और इलॉन मस्क ने एक ओपन लेटर लिखा 1100-1200 लोगों के संग मिलकर कि जेन एआई पे रिसर्च रोक दी जाए, क्योंकि शायद हम सिंगुलैरिटी टच करने वाले हैं। अगले 3 साल में आप देखोगे कि 70-80% क्राइम साइबर क्राइम हो जाएगा। अब नहीं होगा रियल वर्ल्ड क्राइम, अब जो होगा साइबर स्पेस से होगा। तो विदिन 3 ईयर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अगले 5 से 10 साल में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बंद हो जाएंगी, कोई उनके पास जाके कार खरीदेगा नहीं। देखिए, जो पहली चीज़ मुझे डराती है वो है कि मैं नहीं चाहता कि हम गुलाम बन जाएं। ओके, क्योंकि अभी भी जो सबसे बड़ा डर था कि क्रिमिनल को पता होता है कि हम लोग डेटा ड्रिवन हैं, तो डेटा मैनिपुलेट करके हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ मैनिपुलेट करता है। हमारे अंदर डर आते ही नहीं यदि डेटा ना होता। जैसे इलॉन मस्क का होता है। मुझे वो बंदा इसलिए पसंद है क्योंकि वो एब्रप्टली सोच लेता है। वो कुछ भी कर सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं बड़े, वो किस तरीके के फ़ोन यूज़ करते हैं? कुछ सिचुएशंस में कुछ स्पेशल फ़ोन दिए जाते हैं, जैसे सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं जो उनके स्टाफ ऑफिसर्स लेके चलते हैं। ये तो सर इनके फ़ोन हैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हुए हैं। अच्छा एक तो राजदूत था, उसका फ़ोन ट्रैक हुआ, फिर उस पर मिसाइल अटैक हुआ था। फ्रीडम वाला जो फ़ोन था उस बंदे ने 2 दूसरा फ्रॉड किया फिर एक। अच्छा हाँ, पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा था ओके और उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि साहब वो बंदा जिसने वो फ्रीडम वाला किया था ना, उसको दोबारा अरेस्ट किया। तो वो इस बार ड्राई फ्रूट फ्रॉड कर रहा था। अच्छा उन्होंने कहा ड्राई फ्रूट फ्रॉड। ड्राई फ्रूट आपको भी अपनी पावर का एहसास होना चाहिए। यदि आपको पता है कि आप सही हैं तो आप अपना केस आरबीआई ओम्बड्समैन तक ले जा सकते हैं। यदि आपका पैसा निकला और आपने बैंक को बता दिया कि भाई मेरा पैसा निकल गया, तो बैंक 100% पैसा 5 दिन के अंदर वापस करेगा। फिर चाहे वो 5 करोड़ हो, 10 करोड़, डजेंट मैटर। और यदि 2 बैंक इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपने आपके अकाउंट से किसी और में गया, तो 50% ये वाला बैंक देगा, 50% वो वाला बैंक देगा। मुझे एक कॉल आया बेंगलोर पुलिस से, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गायब हो गया है 2 दिन पहले और ट्रेस नहीं हो रहा है। दे वांटेड माय हेल्प। तो ये लोग बीच में रुके कहीं एटीएम पे भी हैं जहाँ कैश नहीं निकला है। फिर उन्होंने कहा साहब यहाँ नहीं निकल रहा, तो हम अपनी वर्कशॉप से दे देंगे। तो ये शिवाजी नगर उसकी वर्कशॉप में लेके गए, और वहाँ फिर बात नहीं बनी या क्या हुआ, उसको मार दिया। हिमाचल प्रदेश में जगह है, वहाँ से हर साल हज़ारों बच्चे गायब होते हैं। बच्चे इन द सेंस टूरिस्ट, ओके जो भी जाते हैं, विदेशी भी होते हैं उसमें। क्यों होते हैं किसी को नहीं पता आज तक, और ये चल रहा है 20 साल से मामला। साइबर सिक्योरिटी की अपनी सीरीज़ में अब हम 13वें एपिसोड में पहुंच गए। एंड आज फिर से हमारे साथ हैं हमारे साइबर क्राइम एक्सपर्ट, आप सबके साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे सर। अमित सर वेलकम। थैंक यू ऐश भाई, एंड थैंक्स टू ऑल दी जो हमारे ऑडियंस है, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सब अब फ्यूचर के साइबर क्राइम्स के किस तरीके से हो सकते हैं और क्या चीज़ आपको लगती है कि आगे क्या चल रहा होगा, उसको थोड़ा सा बताएं। देखिए, फ्यूचर में 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी जल्दी आ जाएंगी। एक तो मेटावर्स है, जो मार्क जुकरबर्ग जिसके ऊपर पूरी तरीके से लगे हुए हैं, और मेटावर्स इज ए पैरेलल यूनिवर्स। जो दुनिया हम आज अनुभव कर रहे हैं वैसी ही एक और दुनिया आपको दे दी जाएगी, और ऐसी एक दुनिया नहीं होगी, ऐसी हज़ारों दुनिया हो सकती बिल्कुल सर, इसको हमने इन नटशेल थोड़ा टच भी किया था पिछले एपिसोड है। में। हाँ, मतलब आप उस दुनिया में एंटर करने के लिए आपको ग्लासेस दिए जाएंगे, गॉगल्स। जैसे अभी हम मेटा क्वेस्ट वगैरह जो हाँ वीआर सर, Quest गॉगल्स हैं आता है। यूज़ करते हैं,
और मेटावर्स में एंटर करते हैं, और आप जिसने भी एक्सपीरियंस किया होगा वो समझ जाएगा कि जो भी एडवांस लेवल एग्जैक्टली VR गॉगल्स आए वो इतने रियलिस्टिक हैं कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब ऑलमोस्ट 70-80% आप रियली लगता है आपको। जो मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं इतना रियल बना दूंगा इसको कि आप दैनिक कर्म के अलावा जो चीज़ें कर रहे हो ना, आप बाकी सारे काम वर्चुअल वर्ल्ड में कर पाओ। मतलब ही इज दैट मच एडमेंट कि आप खाना खाना और जो क्या कहते हैं वॉशरूम जाने से अलावा बाकी सब कर लोगे, बिकॉज यू कांट डिफरेंशिएट। आपको लगेगा आप रियल वर्ल्ड में ही हो और आप वहाँ से निकलना नहीं चाहोगे। आज भी यदि आप 16 घंटे मोबाइल पर लगे हुए हो, निकलना नहीं चाह रहे हो, आपने फ़ोन यहाँ रख दिया, थोड़ी देर बाद फिर उठा के देख रहे हो, फोमो तो हो ही है ना आपको। अब मैं आपको इतना रियलिस्टिक एक्सपीरियंस दे देता हूँ कि आपको डिफरेंस ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप कैसे निकलोगे? सर वो भी रियल लग रहा है, वो भी रियली लग रहा है, एंड यू हैव डिफरेंट किक बीइंग देयर, बिकॉज आप गंदे कपड़े पहन के भी बैठे हो लेकिन अंदर तो आप स्मार्ट दिख रहे हो क्योंकि आप वर्चुअल वर्ल्ड में हो एज एन अवतार। फिर उसकी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली जब आप वर्चुअल वर्ल्ड में जाते हो तो अब मुझे वर्चुअल वर्ल्ड में पार्टी करनी है, एंड यू विल सेंस द थिंग्स, यू विल इवेंचुअली सेंस द स्मेल, प्रेशर, एयर, हर चीज़ स्मेल वो कर पाओगे आप, क्योंकि वो उस तरह के सेंसर्स भी बनाए जा रहे हैं कि आपको स्मेल क्रिएट करके दे दें कि जिससे आप मिल रहे थे, आपने हक किया और उसकी आपको परफ्यूम भी समझ में आई, या आपको प्रेशर फील हुआ, या आपको वार्मथ फील हुई। टू दैट एक्सटेंट वी विल गो। सो नॉट ओनली विजुअल, इट्स लाइक 3D काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। फील आए। और आप यदि आपने एक फिल्म देखी हो रेडी प्लेयर वन, ये स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म, ये आई थी लॉकडाउन के टाइम पर, तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। ये मेटावर्स के ऊपर है, और जिन लोगों को स्टीवन स्पीलबर्ग पसंद है और सारी फिल्में उनकी बड़ी अच्छी हैं, वो एक बार ज़रूर देख लें। रेडी प्लेयर वन में क्या हो जाएगा मेटावर्स के बाद, वो डराने के लिए काफ़ी है। और ये फिल्म आपको बता दूं कि 2014 में उसने प्लान कर ली थी और 2018 या 19 में आई है फिल्म। तो इतना पहले ये सोच लेना बहुत, जैसे कि एक उसमें सीन है कि जो विलेन है बेसिकली एक बंदा है जो मेटावर्स में क्या है कि ऐसे एस्केलेटर होता है घर में, तो आप वॉक कर रहे होते हो, यानी यू आर ऑन गॉगल एंड वॉक कर रहे हो, तो आप दुनिया में घूम रहे हो एंड यू फील, फाइट भी हो रही है, गिर भी रहे हो, सब होता है एंड यू कैन फील दैट। बट जो की है कि उसमें 3 चाबियां वो ढूंढ रहा है जिससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो एक उसको मिल जाती है और उसके सामने विलेन है, उसको ऑफर करता है कि मैं आपको $5 मिलियन दूंगा, ये की तो मुझे दे दो। तो वो ऐसे देखता है उसको विलेन को, तो विलेन उसको बड़े गौर से देखता है, कहता है यार, तो उसको एक नाम देता है कि क्या तुम एंटी फेशियल एक्सप्रेशन सिस्टम यूज कर रहे हो, ऐसा कुछ एक टूल होता है। तो कहता क्यों? कि तो मैं तुम्हें इतनी बड़ी फिगर बोली, तुम्हारे चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं आया। अब आप समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ सर कि आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में होगे तो आपके रियल एक्सप्रेशन जा रहे होंगे, एग्जैक्टली, बट वो रियल एक्सप्रेशन ना जाए इसके लिए भी एक टूल होगा कि आप एंटी वो टूल यूज कर लो ताकि आपके रियल ना जाए। एग्जैक्टली सर, उसका मतलब मान लीजिए जो असल में बैठा होगा वो ऐसे ही दिखेगा। हाँ दूसरे को। वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि वो आप देखो अभी बिल्कुल हंसते हो, बिल्कुल वैसे ही जाता है, लेकिन आप उसको छुपाना चाहते हो कि आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे हो। एग्जैक्टली, समटाइम्स यू आर डूइंग नेगोशिएशन इन वर्चुअल वर्ल्ड। बिल्कुल। अब वर्चुअल नेगोशिएशन सारा बॉडी लैंग्वेज का गेम। यदि उससे समझ में आ गया कि इस बंदी की नीड है और लेके ही जाएगा, उठेगा, इसको घर खरीदना ही है, तो इधर रेट गिरने वाला नहीं है। और यदि आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है कि आप तो ये सारा गेम जो है वर्चुअल वर्ल्ड में जब होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उसने कहा कि हम एक ऐसा टूल बना देते हैं कि वो बॉडी लैंग्वेज जाए ना। सर ये कहाँ की आगे की चीज है, सोचे मतलब कितना सोचा। तो आई लव दैट कि उसमें बहुत बारीकी से देखी गई कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। द पॉइंट इज कि एक बार आप उस वर्ल्ड में समय व्यतीत करने लगे तो एक नया जॉनर ऑफ क्राइम शुरू हो जाएगा। मतलब जो क्राइम अभी हम देख रहे हैं रियल Exactly, सर, ये सारे वहां मूव भी होंगे। और जैसे एक न्यूज़ आई थी कि मेटावर्स में एक लड़के ने कहा कि मेरा रेप हुआ, यूके में शायद किसी ने क्लेम किया, और ये 1.5-2 साल पुरानी बात है। तो लोगों डिबेट शुरू हो गया पूरे इंटरनेट पे कि भाई इज इट ओके टू गो इनटू दैट डायरेक्शन। पर एक्चुअली ऐसा हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि उसमें आप प्रॉक्सिमिटी भी देखते हो, एक्सप्रेशन देख रहे हो, कोई बंदा चिल्ला रहा है तो यू कैन फील दैट। एंड जैसे मैंने आपको एक गेम बताया था, वो क्या है, घोस्ट वाला गेम। हाँ सर, वो बच्चे खेलते हैं, उस बच्चे खेलते हैं, तो उसमें बच्चे डर क्यों जाते हैं? क्योंकि वो इतना रियलिस्टिक होता है कि भूत आया और भूत ने आपको हाथ ऐसे किया तो एकदम ऐसे लगता है कि मुझे ही पुश किया, एंड वो गिर भी जाता है, जबकि है तो वर्चुअल वर्ल्ड।
तो अभी तो उसमें हैप्टिक सेंसर्स नहीं है, तब गिर जा रहा है बच्चा। बिल्कुल अचानक से आपको दिखता, मैंने अभी जब पहन के एक्सपेरिमेंट किया तो आई वाज आल्सो शेक एंड बैठ गया मैं एक बार को, जबकि मुझे किसी ने फिजिकली पुश नहीं किया है, पर आपके दिमाग में पहुंच गया कि किसी ने पुश किया है, तो आपको पुश फील होता है। तो ये चीज़ और हो जाएगी यदि वो बॉडी सूट पहन के आप एंटर करोगे, या हैप्टिक सेंसर जब दिए जाएंगे आपको, जिसमें आपको प्रेशर भी मिलेगा। सो एक नया रेस शुरू हो जाएगा कि कोई आपको आके वहाँ पर इस तरह से ट्रॉमेटाइज कर दे, बुली कर दे, हैरिस कर दे, डिप्रेशन में आ जाओ आप, और आपकी मजबूरी है वहाँ रहना क्योंकि वर्ल्ड वहाँ है, बिल्कुल आप उस दुनिया से बाहर आ नहीं पा रहे हो, क्योंकि हर आदमी वही मिलना चाह रहा है, कह रहा हम रियल वर्ल्ड में आ ही नहीं, हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अब मीटिंग में आ जाओ, वहाँ कॉफ़ी हाउस में मिलते हैं। अब वहाँ कॉफ़ी हाउस है, वहाँ मॉल है, वहाँ शॉपिंग हो रही है, वहाँ पर इकॉनमी बिल्ड हो रही है, वहाँ पर इंटरटेनमेंट है, वहाँ स्क्रीन्स हैं, वहाँ एडवर्टीजमेंट है, वहाँ हर चीज़ का रेट है। सो द थिंग्स दैट वी आर हैविंग इन रियल वर्ल्ड, मल्टी फोल्ड्स विल हैपन इन वर्चुअल वर्ल्ड। हर दिन चेंज हो सकती है, डायनेमिक। आज यहाँ बिलबोर्ड चेंज करना है, हटाना है, तो फिजिकल मूवमेंट होता है, वहाँ तो एक सेकंड का काम। तो इतना फास्ट मूव होने लगेंगी चीज़ें कि आपकी रियल वर्ल्ड में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। बिल्कुल अब तो बोरिंग है यार, कल इस रोड से निकला था वैसे ही दिख रहा था, आज भी वैसे दिख रहा है, वहाँ पर उसी रोड से आप डेली निकल रहे हो एंड यू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ये जो आपने इंस्टाग्राम पे फील किया होगा कि पेशेंस आदमी का कम क्यों हो गया, क्योंकि उसको वो किक मिलने लगा शॉर्ट वीडियो। तो क्यों देखूँ मैं 1 घंटे का, मुझे हर 10 सेकंड में कुछ नई नॉलेज चाहिए, एंड आई वांट टू नो एवरीथिंग। बिल्कुल वैसी ही भूख हो जाएगी मेटावर्स कि मुझे दुनिया ऐसी नहीं चाहिए, मुझे आज कल सुबह उठूंगा तो बिल्कुल बदल देना, अपनी मनमर्जी उड़ते हुए पहाड़ हो, पंख होने चाहिए, दूध की नदियां बह रही हो, चॉकलेट, मतलब वट एवर आई कुड इमेजिन दैट शुड बी देयर एंड आई शुड फील इट। तो जो जितना चेंज कर पाएगा उतना सस्टेन कर पाएगा। उस तरह की एक रेस शुरू होगी। एक कंपनी आई जो कार डिजाइन करती है, तो उसने कहा कि साहब अगले 5 से 10 साल में जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से बंद हो जाएंगी, कोई उनके पास जाके कार खरीदेगा नहीं। तो बोलते क्यों? बोले यदि उसके पास ही वैसी कार है, मुझे वैसी कार क्यों चाहिए, आई नीड कस्टमाइज्ड कार। तो लोग 3D प्रिंटेड कार लेना शुरू करेंगे, उसको दिखा दिया जाएगा भाई ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, इसमें और कुछ करना है तो बता दो। उसने कहा साहब ये वाली, तो ठीक है बैठो 15 मिनट कॉफ़ी पीजिए या जितना टाइम लगेगा, और प्रिंट हुई कार बाहर आ गई आपकी कस्टम वर्जन, जो आज कल क्या बोलते हैं उसको, लिमिटेड एडिशन। लिमिटेड एडिशन की कॉस्ट जो होती है, अब लिमिटेड एडिशन छोड़िए, अब तो बनी ही सिर्फ आपके लिए, एकदम एक्सक्लूसिव है अब तो उस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि साहब हर आदमी को अपना अलग वो चाहिए, घर अलग चाहिए, गाड़ी अलग चाहिए, एंड दैट इज़ माई आइडेंटिटी, द वे आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ इन वर्चुअल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड बोथ। तो पहले तो ये दुनिया समझने के लिए, क्योंकि जैसी दुनिया हम समझ जाते हैं क्राइम कितना स्केल हो जाएगा, आसान हो गया ना क्राइम करना। जब आपने देखा कि साइबर स्पेस में काम आसान हो गया, जो बंदा गन दिखा के लूटता था उसको रिस्क था, वो बेचारा 4 घंटे पहले, बेचारा नहीं है तो गुंडा ही, पहले वेट करता था कि हर किसी को गन दिखाऊंगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी के 500 रुपये निकले 1000, तो पहले मैं देख लूँ कि किसको गन दिखाने। तो उसका पेशेंस है भाई, वो बैठा हुआ है, फिर देखा साहब ये गाड़ी बड़ी वाली आई है, इसको चेस कर, फिर वो जाएगा, रिस्क है कि वहाँ CCTV लगा हुआ है, हो सकता है कि सामने वाले के पास भी गन हो सकता है कि वो हाथापाई पे हो, तो बहुत सारे रिस्क थे जिस वजह से रियल वर्ल्ड क्राइम रेगुलेट हो सकता था। वर्चुअल वर्ल्ड में वो रिस्क खत्म हो गए, बैठ जाओ दूर बैठ के कुछ भी कर लो, तो मल्टी फोल्ड्स हो गए, इतने फोल्ड्स हो गए कि 1 लाख करोड़ का क्राइम तो सिर्फ इंडिया में हो सर, मतलब अब आप सोचिए यही चीज़ मेटावर्स में हो, 10 लाख करोड़ हो जाएगा, 1000 करोड़ हो जाएगा, आप कहाँ रोकोगे उसको, आप कौन से, क्योंकि मेटावर्स भी कोई एक वर्ल्ड नहीं है, मैं कह रहा हूँ मल्टी। हाँ सर, उसमें अभी भी सैंडबॉक्स करके एक मेटावर्स है, और कौन सा है जिसमें एक दिलेर मेहंदी ने ज़मीन खरीदी थी, वो कौन सा था, मैं नाम भूल रहा हूँ, मेरे अल्फा वर्ल्ड या कुछ ऐसा करके था। तो बहुत सारे ऐसे मेटावर्स बनाए गए जिसमें ज़मीनें बेची गई और इकॉनमी बनाई गई। अब हर वर्ल्ड अपने आप में अलग है, यू विल हैव टू एंटर, वो आपस में इंटीग्रेटेड भी नहीं है अभी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। वहाँ पर शो चल रहे हैं, वहाँ पर लोग जाके थिएटर एंजॉय कर रहे हैं, फिल्म्स देख रहे हैं, वहाँ पर रियल शोज चल रहे हैं, एंड उस वजह से उनकी कीमत बढ़ रही है। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, वर्चुअल दुनिया है, हाँ सर, वर्चुअल दुनिया में लैंड की कीमत क्यों बढ़ती है? भाई दलेर मेहंदी ने एक ज़मीन खरीदी, वर्चुअल है ना, अरे तो वर्चुअल है तो कितना भी ज़मीन बना लो। रियल वर्ल्ड में तो समझ आता है कि भाई फिक्स है कि ये लैंड है, ये टुकड़ा है, ये जापान है, तो अब जापान की ज़मीन बढ़ नहीं सकती होगी फिजिकल, तो लैंड की कीमत बढ़ेगी। वर्चुअल वर्ल्ड में क्यों बढ़ती है?
मेरे तो बेसिकली मतलब नहीं समझ आ रहा है राइट नाउ, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ भाई दलेर मेहंदी ने वहाँ पे ले ली तो उसके आसपास में ले लूँ। एग्जैक्टली पॉइंट यही होता है। ओके इस दुनिया में लैंड की कोई कीमत होती नहीं है, ओके लोकेलिटी की कीमत होती है। ठीक है। इज नॉट लोकेशन। दो चीजें होती है, लोकेशन एंड लोकेलिटी। लोकेशन की कीमत नहीं होती, लोकेलिटी की कीमत होती है। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली के अंदर ही कनॉट प्लेस की कीमत अलग है, बिल्कुल और ईस्ट दिल्ली कहीं चले जाओ तो वहाँ वेस्ट दिल्ली में कहीं अलग हो जाएगी, या साउथ एक्स में अलग होगी कीमत, आउटर दिल्ली में अलग हो जाएगी कीमत, नोएडा में भी अलग अलग पॉकेट में। तो वो लोकेलिटी की बात है कि उस एरिया में बाकी चीज़ें क्या है, उस बात पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल लैंड तो वही है भी यही। बिल्कुल ऐसा भी नहीं हार्डली 2 किलोमीटर पर इतना रेट बदल Exactly. जाएगा, अचानक से किसी ने एक मॉल बना दिया, कीमत बढ़ गई आसपास। वही Okay. वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। यदि मैंने एक वर्चुअल वर्ल्ड में एक लैंड बनाई और ये वाली टुकड़ा लैंड का अमिताभ बच्चन जी को दे दिया, तो उसके आसपास के प्लॉट बढ़ गए। एग्जैक्टली या मैंने यहाँ पर एक थिएटर बना दिया कि साहब यहाँ लोग आएंगे, फिल्म देखेंगे, तो वो वर्चुअल वर्ल्ड में आएंगे, तो उस थिएटर के आसपास चूंकि आई बॉल्स ज़्यादा होंगी तो उसकी कीमत बढ़ गई। ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। तो इस वजह से कोई भी आप मेटावर्स देखेंगे तो उसमें कोई ना कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व था। बिना सेलिब्रिटी को बेचे एग्जैक्टली सर, ये मेटावर्स सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोकेलिटी कैसे क्रिएट करोगे, अदरवाइज कोई क्यों खरीदेगा। सो ये समझाने के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक समझ में आया, बहुत सारे लोग पैसा भी लगाए, बेवकूफ़ भी बने, समझ में नहीं आया कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इज इट ए गुड इन्वेस्टमेंट, इज इट ए बैड इन्वेस्टमेंट, सस्टेन करेगा नहीं करेगा। तो इसके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप एक अवेयर डिसीजन ले पाएंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो तो एआई का है। सो मैं 4 चैलेंज आपको करूंगा, मेटावर्स, एआई, क्वांटम, ओके। ये 3 चीज़ें, एंड क्वांटम एआई। अच्छा, क्वांटम एआई भी है? अलग चीज़ है। अरे अभी तो हम जो एआई देख रहे हैं वो सिर्फ नॉर्मल एआई है। क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा तो क्वांटम एआई या न्यूरो साइंस ड्रिवन एआई अलग लेवल पे जाने वाले हैं हम, जहाँ पर वो चीज़ें होंगी जो, तो बेसिकली जब हम डेटा साइंस की बात करते सर हैं, आपको रोक के मैं कहूंगा, मतलब इस पर तुम क्या क्या चीज नहीं कर सकते आपसे, मतलब कितनी अरे, पॉडकास्ट कर सकते हैं इस पे वो हम? तो मैं पढ़ता ही हूँ, सुबह से शाम तक पढ़ता रहता हूँ। सर प्लीज कंटिन्यू। तो अभी जो डेटा साइंस आपने समझा, उस डेटा साइंस को 4 कोऑर्डिनेट में हम तोड़ देते हैं। भाई डेटा साइंस से हम करना क्या चाह रहे हैं? हमारे पास सामने डेटा है, उस डेटा से मैं कुछ ढूंढ के निकालना चाह रहा हूँ कि इस डेटा में क्या हो सकता है। जितनी रिसर्च होती है ना, वो भी चीज़ें यही है हमारे आसपास। रिसर्च क्या है? रिसर्च। हम उसको ढूंढ के निकाला कि सामने बिल्कुल इस पौधे से ना ये ये चीज़- ठीक हो जाएगा, पर पौधा तो पहले से था, बिल्कुल आपको नहीं पता था। हम So, update आपने हुए। थोड़े एक्सपेरिमेंट किए या आपने समझा। जैसे बड़ी चीज़ बताता हूँ कि मैं अपने पिताजी से पहले बहुत बहस करता था। मैंने कहा ये बताइए कि जब ये पुराने वैद्य रहे होंगे या जितने भी ये डॉक्टर्स थे, इनको कैसे पता पड़ता था कि इस पत्ते की दवा इससे ये हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, ये हो जाएगा? वो होता कैसे था? तो क्योंकि उसमें तो एक्सपेरिमेंट भी नहीं कर सकते कि आप 4 जुकाम वाले लोग हैं, Exactly. ये वाली खिलाई तो बड़ा दो रहे नहीं, क्या खिला दिया भाई? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई वैसे वाले एक्सपेरिमेंट भी नहीं थे कि हमने एक बायो सिस्टम बना लिया और वो हमें पास फेल बता दे। कंप्यूटर भी नहीं था, तो उनको कैसे पता पड़ता था कि और वो ऐसे ऐसे बीमारियों के इलाज बताते, पीलिया का इलाज है आयुर्वेद में, हर बिल्कुल सर, कॉम्प्लिकेटेड। तो उनको कैसे, या फिर हील हो जाएगा, ये आप दवाई लगा लोगे, ले पीपल का पत्ता लगाओगे, हल्दी लगाओगे, हाउ डू दे नो? वो स्टार्ट कैसे होता था? क्योंकि किसी भी इन्वेंशन को करना कैसे स्टार्ट है, जब तक वो नहीं पता है ना, आप फिजल आउट होते रहोगे। तो जब हम आईटी में गए तो एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर एस एल मस्करा, जो बीआईटी मिस्रा से पढ़े हुए थे, और वो सीडीएमए टेक्नोलॉजी के जनक थे। लोग CDMA आप गूगल फोन करेंगे तो exactly, पता है जब 3G फ़ोन बने तो हम लोग तो 2000 में 3G नेटवर्क पढ़ रहे थे, लेकिन ही वॉज द गाय जो ग्लोबली रिनाउंड थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने काम किया था उस पर। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ उनके बारे में कि वो इतने बड़े प्रोफेसर कि एक जापानीज़ प्रोफेसर के संग मिलकर उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की थी और उस समय सीडीएमए चिप वगैरह डिज़ाइन करके दी थी, लेकिन उनको इंटरनेट एक्सेस करना नहीं आता था। अरे और ही डिज़ाइंड द कंप्लीट आईआईटी खड़गपुर's इंटरनेट नेटवर्क, कि जो लैन नेटवर्क है, एनवैन नेटवर्क है, सारा उनका डिज़ाइन था, सिक्योर था, उसको हैक करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन जब वो खुद हॉटमेल एक्सेस करते थे तो मुझे बगल में बैठा लेते थे, यार यहीं क्लिक करना है ना, इसको क्लिक करके कुछ होता नहीं जाएगा, मतलब ही वाज सो स्कैर्ड। तो यूजेस आज की डेट में बच्चे फटाफट जाते हैं, पूरा गेम खेल लेते हैं, मुझे टाइम लगता है कि यार किससे क्या होगा। दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ एडेप्टेशन। वो लर्निंग जो है ना, वो ब्रेन की अलग पार्ट है।
रिसर्च इज अ डिफरेंट पार्ट. सो एस.एल. मस्करा जी जब पढ़ाते थे तो लोग खड़े होकर पढ़ते थे. मतलब मान लो 40 लोगों की क्लास है तो 150 लोग आ जाते थे, क्योंकि साहब, और वो मैजिक था. मतलब जो पढ़ाएंगे तो ऐसे पढ़ाते थे कि मुझे लगता था मैं कोई फिल्म देख के आया हूँ. इट्स लाइक दिस. मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो डिफरेंस मुझे फील किया कि वही चीज़ बाकी कॉलेज में पढ़ाते होंगे पर वो बोरिंग लगती है. और पढ़ाते थे कंप्यूटर नेटवर्क्स ओके. और ये सारे प्रोटोकॉल जो बड़े बोरिंग होते हैं एग्जैक्टली. पर जिस तरीके से उन्होंने पढ़ाया वो अमेजिंग था. मैं शायद कभी एग्जाम्पल भी दूंगा क्या एक कैसे स्टोरी बनाते थे वो हर चीज़ में. पॉइंट एक दिन मैं उनसे बहस करने लगा एक टॉपिक पर, तो मेरे से बोले कि अमित, मैं आपको ना नेटवर्क्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ना कैसे है बता रहा हूँ. ओके. पढ़ तो तुम लोगे, मैं आप में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ. ओके. एक बार इंटरेस्ट आ गया फिर तो आप सारी चीज़ें खुद ही ढूंढ लोगे. तो मुझे बड़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे, क्योंकि द वे ही हैज़ अडेप्टेड, मतलब एक नया आर्ट था उनका पढ़ाने का. वापस आते हैं कि जो मेरे पिताजी से पूछा कि कैसे पता करते हैं कि ये दवाइयाँ कैसे, तो उन्होंने मुझे जो कुछ कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा होता क्या है कि नेचर ना खुद बताता है. ओके. नेचर इंसान, क्योंकि आप नेचर से दूर होगा इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर जब आप नेचर के बहुत पास आ जाओ ना तो नेचर आपको खुद हिंट देता है. जैसे उन्होंने कहा कि पीपल का पत्ता है तो उसका हृदय तरह का शेप है, तो उसके पानी पीने से आपको हृदय रोग नहीं होगा. या आप गोखरू की जो वो होती है वो गांठ टाइप की होती है जिसमें कांटे होते हैं, तो वो खाओगे तो आपको जो स्वेलिंग होती है ना, गांठें आती वो दब जाती हैं. सो इट विल गिव सम हिंट. या बहुत सारी चीज़ होता है, जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए उन्होंने, जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस के जो कॉन्सेप्ट हैं कि मूंग की दाल के संग उगाई जाती है, क्योंकि एक नाइट्रोजन देता है शायद दूसरा फॉस्फोरस देता है, दे आर कंपैटिबल विद ईच अदर. सो जो जमीन है वो उसकी उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है. तो इस तरह के कॉन्सेप्ट पहले आए जो इनडायरेक्टली कन्वे कर दिए गए. जैसे केले का पेड़ और नारियल का पेड़ यदि एक साथ रहेंगे तो जमीन सस्टेन करती रहेगी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट हैं. नेचर आपको खुद हिंट देता है. तो चीज़ें यही होती हैं, रिसर्च करना होता है. सो बेसिकली इफ इसी चीज़ को एआई के टर्म्स में समझें कि डेटा यही है. अब डेटा से मुझे कोई एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालनी, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन 4 तरीके से निकल सकती है. एक, मुझे पता है इसमें कि क्या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, उसको हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स. कि मुझे पता है कि इसमें क्या है, मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, ये मुझे एआई निकाल के दे देगा, तो उसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स. फिर सेकंड होता है नॉन अननोन वेरिएबल्स. मुझे पता है कि इसमें हो सकता है पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है और इसके बियॉन्ड क्या क्या हो सकता है, वो नॉन अननोन वेरिएबल्स में आता है. फिर आते हैं अननोन नॉन वेरिएबल्स, कि मुझे आइडिया नहीं था पर इसे मुझे निकाल के दे दिया. फिर होते हैं अननोन वेरिएबल्स. अननोन वेरिएबल्स का मतलब है कि समथिंग लाइक प्रिडिक्टिंग गॉड. एआई वो भी कर सकता है, पर वहां तक इवॉल्व करके उसको ले जाना है, क्योंकि वो है यहीं सब कुछ, डेटाबेस से तो निकाल के देना है. सो जो नई एआई आएगी, जो मैं क्वांटम एआई की बात कर रहा हूँ, इट इज पुशिंग यू टुवर्ड्स अननोन थिंग्स. हमें आइडिया ही नहीं कि इस दुनिया में क्या है. अभी हम यूनिवर्स का कितना % जानते हैं? बिल्कुल मिनिस्क्यूल. अभी हम देखते हैं तो पता पड़ता है कि गैलेक्सी वहां पे भी निकला है, फिर वहां भी निकला है. वी डोंट नो मेनी थिंग्स, बट दैट क्वांटम एआई कैन हेल्प अस टू प्रिडिक्ट दैट, टू अंडरस्टैंड दैट. समटाइम्स वी मे नॉट हैव डेटा ऑल्सो. हो सकता है हमारे पास डेटा भी ना हो, जो भी डेटा है वही हमें एक्स्ट्रापोलेट करके वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता है. तो अभी तो हमें न्यूज़ आई थी कि कैंसर का इलाज ढूंढ लिया रशिया ने. हाँ सर. एंड दे आर कमिंग अप, पूरा डेटा साइंस से निकाला है. तो ये जो चीज़ें हैं ये एआई से पॉसिबल हो जाएंगी. ऐसी चीज़ें जो अदरवाइज बहुत मुश्किल थी रिसर्च करना पहले. पर क्वांटम और एआई यदि मिल गए तो हम जिस जोन में चले जाएंगे वो सिंगुलैरिटी वाला जोन होगा. डिड वी डिस्कस सिंगुलैरिटी? सिंगुलैरिटी सर हमने डिस्कस नहीं किया. तो सिंगुलैरिटी का एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से हम इवॉल्व किए, हमारी जो टेक्नोलॉजिकल रेस थी, यदि जो लोग मेरे टाइम के हैं जिन्होंने पीसी वगैरह यूज़ किए, PC-80 वगैरह, 266 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर होता था उसमें, फिर 366 मेगाहर्ट्ज़, फिर 466 मेगाहर्ट्ज़, फिर Pentium 1, Pentium 2, Pentium P3, P4, फिर गीगाहर्ट्ज़, फिर डुअल कोर, फिर क्वाड कोर, अब ऑक्टा कोर, अब तो लाइन लग गई. P3 वगैरह तो हमारे टाइम पे थे सर. तो P3 तक आप आ गए थे. पर आप सोचिए, मैं 266 से बात कर रहा हूँ जिसमें फ्लॉपी से बूट होता था और विंडोज़ में नहीं था, डॉस होता था और वर्ड स्टार वगैरह चलता था उसमें. तो मूर लॉ एक लॉ है, तो साइंटिस्ट मूर ने कहा कि जब ये टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो पहले वो लीनियर एवोल्यूशन होता है, दिखाई नहीं देता कि कोई चेंज आ रहा है. इवॉल्व लीनियर, फिर एक पॉइंट पे आके वो एक्सपोनेंशियल हो जाता. जैसे कि 266 मेगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर से जब 366 मेगाहर्ट्ज़ गया कंप्यूटर,
तो हमें स्पीड में कोई ऐसा चेंज ज़्यादा दिखा नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत। अब तो कंप्यूटर मोबाइल के अंदर अब एग्जैक्टली क्वाड कोर प्रोसेसर है, बिल्कुल सोचिए 266 मेगाहर्ट्ज में क्या दिखेगा। तो 266 360 में भी चेंज नहीं दिखा, 366 से 466 में भी उतना नहीं दिखेगा, थोड़ा बहुत दिखेगा। फिर P1 से P2 आया, तो हमारे पास P1 भी होता था, P2 भी होता था, ठीक है यार सिमिलर ही है। P2 से P3 आया, P4 आया, पर जब 1 गीगाहर्ट्ज से 2 गीगाहर्ट्ज होगा ना तो झटके से चेंज दिखेगा, क्योंकि अब 1 गीगाहर्ट्ज था, अब 2, और 2 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज दिखेगा, फिर 4 से 8 होगा, और 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64। फिर जो रेस हो जाएगी वो आपको इतने चेंजेस दिखाएगी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे वो चेंजेस। सो एक लेवल तक वो लीनियर था, बट देन सडनली दैट्स बिकम एक्सपोनेंशियल। तो वो कहता है कि जब ये एक्सपोनेंशियल होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद एक लेवल पर जाके सिंगुलैरिटी अचीव करेगा। सिंगुलैरिटी इज अ टाइम व्हेन कलेक्टिव ह्यूमन इंटेलिजेंस ऑन अर्थ विल बी लेस देन अ सिंगल कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस। ओके एक कंप्यूटर के अंदर जो इंटेलिजेंस होगी उससे कम होगी जितने दुनिया में लोग हैं उनकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस। उस टाइम को बोलते हैं हम सिंगुलैरिटी। तो उसने कहा कि हम जिस तरीके से इवॉल्व कर रहे हैं, हर साल हमारी जो स्पीड है वो डबल हो जाती है और मेमोरी फुटप्रिंट आधा हो जाता है। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि एक कंप्यूटर हम सबको मिला के भी हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, एंड दैट डे विल बी कॉल्ड एज अ सिंगुलैरिटी डे। तो उसने कहा ठीक है डेट बताओ कब होगा। तो उसने डेट बताई कि अगस्त 2045 में ऐसा हो जाएगा। वेरी गुड। अब जब ये जेन एआई आया 2 साल पहले, और इलॉन मस्क ने एक ओपन लेटर लिखा 1100-1200 लोगों के संग मिलकर कि जेन एआई पे रिसर्च रोक दी जाए, क्योंकि शायद हम सिंगुलैरिटी टच करने वाले हैं, कुछ ऐसा हो जाएगा एआई के थ्रू कि हमारे हाथ से गेम निकल जाएगा। तो एक सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी है यूएस में, उन्होंने फिर से एक डेट कैलकुलेट की, और जिन्होंने नई डेट दी उन्होंने कहा कि हम 2030 में सिंगुलैरिटी टच कर लेंगे, क्योंकि हम जो प्लान करके बैठे थे उससे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ गए। पर 2030 में वो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन से बता रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है कि हम उससे पहले कर लें और हो सकता है हम कर चुके हो, क्योंकि कई सारी रिसर्च ऐसी होती हैं जो पब्लिक में होती नहीं। एग्जैक्टली सब बैकग्राउंड में चलती रहती वो है, बैकग्राउंड में चलती हैं, जब तक कुछ ऐसा ब्लास्ट सा नहीं होगा ना। क्लोनिंग वगैरह पे रिसर्च होती रहती थी होती पहले। रही और अभी भी हो रही होंगी, बिल्कुल। लीगल नहीं है लेकिन लोग इलीगली करते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था चैट जीपीटी जब आया तो उससे पहले फ्रॉड जीपीटी और वॉर्म जीपीटी हफ्ते भर के अंदर आ गया। तो ऐसा थोड़ी ना कि वो वेट कर रहे थे कि चैट जीपीटी आएगा तब हम रिसर्च करेंगे। नेगेटिव जो यूजेस हैं या नेगेटिव एप्लीकेशंस हैं किसी भी टेक्नोलॉजी की, उसकी रिसर्च पॉजिटिव से पहले से होती है। तो सिंगुलैरिटी इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कई सारी फिल्में भी बनी है उस पर, लेकिन क्वांटम एआई विल पुश अस टुवर्ड्स दैट, और क्वांटम कंप्यूटर ऑलरेडी बन गया है। आपको पता है 200-300 क्यूबिट का ऑलरेडी रेडी है। फिलहाल से नेक्स्ट ईयर IBM 400 क्यूबिट का क्वांटम कंप्यूटर ला रहा है, और उसने कहा कि जब 1000 क्यूबिट आ जाएगा फिर तो सर वो जैसे आपके एक्सपोनेंशियली, तो उसके बाद बिटकॉइन भी क्रैक कर देगा। बात करिए स्पेशल। सो ये इसलिए 4 चीज़ें हैं जो फ्यूचरिस्टिक हैं। मैंने आपको बताया कि मेटावर्स, AI, एंड देन क्वांटम एंड क्वांटम AI, जिसको लेकर जो फ्यूचरिस्टिक क्राइम है वो इसी के अराउंड बिल्ड होंगे। जो शायद मैं एक जगह बोला था कि अगले 3 साल में आप देखोगे कि 70-80% क्राइम साइबर क्राइम हो जाएगा। अब नहीं होगा रियल वर्ल्ड क्राइम, अब जो होगा साइबर स्पेस से होगा। तो विदिन 3 ईयर्स आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली मतलब सर ये तो बात सुन के ऐसा समझ में आ रहा है कि हम कितने पीछे रह जाएंगे चीज़ों में जब ये एक्सपोनेंशियली पूरी ग्रोथ इधर आएगी। इसमें सर एक सवाल और आता है, काफ़ी एड्रेस हुआ पिछले 2-2.5 साल में, कि AI इतना पावरफुल हो जाएगा कि ह्यूमंस मतलब इंसान जो एक्सटेंड कर जाएंगे, बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना, या फिर उनको भी खतरे में डाल सकता है। तो कहाँ तक ये चीज़ सही है, बिकॉज आप टेक्नोलॉजी में सब चीज़ करते हैं इसको। ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है एक्चुअली। इस पर बहुत कॉन्फ्रेंसेज में बड़ी डिबेट हुई ओपनली कि साहब क्या AI सरपास करेगा, और इसका एक और इसमें शब्द यूज़ करते हैं लोग कि क्या AI कॉन्शियस हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सर, क्योंकि जब तक कॉन्शियस नहीं होगा वो कैसे आपको हर्ट करेगा। AGI वगैरह सर ये पूरा, क्योंकि अभी क्या है कि हम जो बोल रहे हैं वो करके दे रहा है। कॉन्शियस हो गया तो वो खुद भी करेगा, पर हमने कुछ सब कॉन्शियसनेस डाली है, कुछ AI को ऐसे पावर्स दिए हैं कि वो कुछ सिचुएशंस पर खुद डिसीजन ले ले कि उसको ये करना है या ये करना है। उसके पास 10 ऑप्शन है तो एक निकालेगा उसमें से। और यदि ये इस तरह से बढ़ता गया तो एक लेवल तक कॉन्शियसनेस भले ही ना आए, लेकिन ऑटोमेशन ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट हो जाएगा कि हमारे हाथ में नहीं रही वो चीज़। तो इस वजह से खतरा तो है।
कॉन्शियस होगा या नहीं होगा, इस पर दो धड़े हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि नहीं होगा, कॉन्शियसनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं कॉन्शियसनेस को क्या मानता हूँ, जब हमने जिक्र किया था कि वी ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ द डेटा दैट हैज़ बीन फेड टू अस सिंस आवर बर्थ। तो जो हमारा ब्रेन है या जो हमारा इंटेलेक्ट है वो उस डेटा के थ्रू बिल्ड हो रहा है और हम इंटेलिजेंस हो जाते हैं। पर हम जैसे ही मरे वो सब खत्म, ठीक है। उसके बाद सपोज हमने रीबर्थ लिया या कुछ लिया तो फिर वो फिर से इंटेलेक्ट बढ़ना शुरू होगा। द पॉइंट इज कि यदि हमारे अंदर कोई कॉन्शियसनेस थी जो उस डेटा की विलक थी, जो इंटेलिजेंस की अलग थी, तो वो उससे पहले भी थी और उसके बाद भी रहेगी। बिल्कुल सर। इमेजिन, अब इसमें भी अलग अलग लोग वो हो सकते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस कंटिन्यू कर रही है। वो कॉन्शियसनेस इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही कि मैं इंटेलिजेंट कितना था, बिल्कुल, मैं इंटेलिजेंट लेवल का क्या अचीव किया। तो इस वजह से जो इंटेलिजेंस वाला पार्ट है वो तो एआई से मैं सिमिलर देखता हूँ कि हाँ एआई का इंटेलिजेंस भी डेटा ड्रिवन है, इट इज़ बिल्ड। बट मैं ये नहीं देखता कि वो एआई कॉन्शियसनेस वो बाय डिफॉल्ट, हाँ, क्योंकि ये अलग डायमेंशन की चीज़ है, उस डायमेंशन में है ही नहीं। यदि उस डायमेंशन में होती तो शायद रेप्लिकेट कर पाते। यदि जैसे हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, जब क्वांटम की हमने बात की तो हमने कहा कि इस वर्ल्ड में मल्टीपल यूनिवर्स हैं या क्वांटम वर्स चल रहा है, एंड जब हम इसको देखते हैं तो वो एक स्टेट में आ जाता है बिकॉज एवरीथिंग इज इन वेव्स फॉर्म। तो उसी तरीके से जो कॉन्शियसनेस वाला टर्म है हमारा वो किसी और डायमेंशन में है, यदि तो हम उसको यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर पाते, इस डायमेंशन में रेप्लिकेट नहीं कर पाते कि हम कॉन्शियसनेस क्रिएट कर लें, क्योंकि वो इस डायमेंशन का पार्ट ही नहीं है। उसको क्रिएट करना या उसको डिस्ट्रॉय करना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन इंटेलेक्ट को है। इंटेलेक्ट हम क्रिएट भी कर लेते हैं, इंटेलेक्ट को हम डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं। एक और चीज़ जो हमारे ब्रेन का, जब मैं एक हमारा डिस्कशन चलता है ना कि गॉड है या नहीं उसको लेकर, तो मैं बोलता हूँ कि गॉड जो भी है उसकी 4 प्रॉपर्टी है। पहला, गॉड इज समथिंग लाइक इंटेलेक्ट, सिमिलर, मतलब जैसे इंटेलेक्ट है हमारा, तो इंटेलेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? एक, इंटेलेक्ट हमेशा बढ़ता है, इंटेलेक्ट कम नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि अब मैं कुछ भी सीखना बंद कर दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। एज लॉन्ग एज यू आर परसीविंग थिंग्स, वॉचिंग थिंग्स, आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। आपको कुछ ना कुछ दिख रहा है, आप उससे सीख रहे हो, आपको अब मैं नहीं सीखूंगा, ऐसा नहीं कर सकते आप। सो कोई ज़्यादा जल्दी सीखेगा, कोई स्लो सीखेगा, ये हो सकता है बिकॉज आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, बट आप जीरो नहीं कर सकते उसको। सो द गॉड का प्रॉपर्टी वैसी है कि वो बढ़ रहा है एक तो इंटेलेक्ट की तरफ। दूसरा, इंटेलेक्ट हमेशा इंटेलेक्ट को पसंद करता है। इंटेलेक्ट को हमेशा अच्छा लगेगा कि तुम भी इंटेलेक्ट हो। जैसे आपने एक पेंटिंग बनाई और आप कहो कि कोई एक मजदूर आए कहे कि वाह क्या पेंटिंग बनाई है, तो आपको इतना पसंद नहीं आएगा। बट यदि कोई बहुत बड़ा पेंटर आ जाए और वो कहे अरे यार क्या पेंटिंग है, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार इसने तारीफ कर दी। सेम इन एनी प्रोफेशन, टेक्नोलॉजी है, मैंने कोई चीज़ बनाई, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटेलेक्ट को हमेशा पसंद करता है। तीसरी, तो ये 2 प्रॉपर्टी थी। एक और प्रॉपर्टी थी जो इसमें थी, तो मैंने कहा यदि वैसा है तो कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो भी गॉड है उसने दुनिया बनाई क्यों? क्योंकि वो उसको अप्रिशिएशन चाहिए, और उसको अप्रिशिएशन भी चाहिए इंटेलेक्ट लोगों से, गधों से नहीं चाहिए। तो पहले आप अपने आप को उसके लेवल तक लेके जाओ, सो ग्रो, लर्न, रीच टू दैट लेवल। उसके बाद यदि आप कुछ करते हो तो शायद यू कैन अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस वर्ल्ड। हम सिर्फ यहाँ बैठे रहेंगे और नहीं अपने आप को इंटेलेक्चुअली नहीं या स्लो करेंगे तो शायद वी मे नॉट एबल टू अचीव इट। सो दीज आर सम रनिंग अराउंड कॉन्सेप्ट अराउंड इट जो डेटा ड्रिवन होते हैं, क्योंकि हम सब जितना भी इंटेलेक्ट है वो उसी डेटा पर है जो हमें मिला है। सर बड़ा इंटरेस्टिंग तरफ हम जा रहे हैं चीज़ों को लेके। एक सवाल इससे रिलेटेड आया, फिर हम लौटेंगे अपनी कॉन्वर्सेशन पे। प्लीज। उसमें ये था, ये कहते हैं कि गॉड इज ऑल्सो मैथमेटिशियन, वो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है। तो लाइफ में पैटर्न दिखते ना, आप हर जगह देखिए, आपको न्यूमरोलॉजी जो उन्होंने बना ली वो उसका भी आपको एविडेंस देखेंगे कि यार ये वर्क करती है, इट हैज़ समथिंग। जैसे कि मेरी लाइफ में मैंने देखा कि हम एक्सपोज कर रहा हूँ कि मुझे एक नंबर का बड़ा इफेक्ट रहा, और मैंने कभी कॉन्शियसली कुछ नहीं किया, बट रहा। मैं अपनी सारी क्रिटिकल डेट देखता हूँ तो 1 हो जाती है। गाड़ी का नंबर, दूसरी गाड़ी खरीदूंगा तो रैंडम मिलता है, मैं आपकी खरीदते तो है नहीं हम गाड़ी का नंबर, वो बनी आएगा। मैं घर लेने जाऊंगा, वो सामने वाला मुझे 2 ऑप्शन दिखाएगा, दोनों का जोड़ बनी होगा। अब चाहे ये ढूंढ लो चाहे ढूंढ लो, तो यार ऐसा कैसे होता है? तो लाइफ कहीं पुश कर रही होती है आपको, एंड इट वर्क्स ऑल्सो।
कई बार नहीं भी होता, तो फिर अब जैसे हम मुझे रियलाइज़ हो गया कि ऐसा होता है, तो फिर मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देता हूँ वो चीज़ को। लेकिन इनिशियल 15-20 ईयर्स तो मुझे आइडिया नहीं था। फिर मैंने बैक ट्रैक किया पिछले 20 साल का, तो मुझे पैटर्न दिख गया। तो ये होता है पहली चीज़। तो ये मैथमेटिशियन जो आप बोल रहे हो, डेफिनेटली देयर इज सम मैथ हाँ, इन्वॉल्व। मैंने कहीं सुना था कि वो फिबोनाची सीक्वेंसर हमें पत्तों में दिखेगा, फिर ऊपर भी दिखेगा, बहुत सारी हाँ हर हाँ, चीज़ है में ही। दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। डीएनए में बहुत सारी चीज़ ऐसी दिखती हैं। एक स्लोक है उसमें, पूरा फिबोनाची सीक्वेंस में बनाया गया है, ओके। जो भूल रहा हूँ, तो आपको मिलेगा। सो उसके जो आरोह अवरोह है उसको जोड़ते चले जाओगे तो वो फिबोनाची बन जाता है। ओके। 1+2 2+3 ऐसे करते होता है ना वो, एंड दैट कीप्स ऑन, वो स्पायरल बन जाता है। सो मैथ तो है। और एक चीज़, सारी साइंस ना कन्वर्ज हो जाती हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, या जो भी एस्ट्रोनॉमी है। एवेंचुअली आप देखोगे कि मैथ हर जगह है। एग्जैक्टली सर। तभी हम केमिस्ट्री को भी मैथमेटिकल फॉर्मूला से बिल्कुल। कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैटर्न मैच करते हैं। फाइन सर, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग एक अलग डायरेक्शन में इस पे भी हम बात करेंगे कभी, बिल्कुल एंड बिल्कुल। व्यूअर्स से हम कहेंगे इस पे कंटिन्यू करेंगे। अभी आते हैं अपने उसकी तरफ। सर अभी हम मेटावर्स की बात जब कर रहे थे और आपने बताया था कि एक फिल्म आई थी, इस पे बातचीत हुई थी, तो ऐसा क्या होता है कि मेटावर्स की आपने बात की कि मेटावर्स आया अब, लेकिन एक फिल्म में चीज़ें समझाई गई थी कि ऐसा हो सकता है। हम देखते हैं ऐसे स्टार वॉर्स हुआ, मैट्रिक्स हुई, पहले से चीज़ें पकड़ लेते हैं और फिर वो बाद में आती हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? क्या पहले से पता होता है कि आने वाला है, या प्रिडिक्शन की जाती है कि ऐसी चीज़ हो जाएगी, और फिर वो ब्रेन कौन सा होता है जो ऐसी चीज़ें प्रिडिक्ट करता है जो भी है ही नहीं? देखिए, मेरा इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि हम अपने ब्रेन में जो भी सोचते हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं हो रहा होता है। मतलब एक अजीब सा है, लेकिन यदि बहुत ही क्रास लेवल पे भी देखेंगे, जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कोई कार्टून फेस सोचा कि यार ऐसा कोई बंदा हो सकता है, कार्टून है, तो मुझे लगता है हो सकता है कि दुनिया में किसी ग्रह पर ऐसे लोग रहते भी हों। ओके। वी हाँ डोंट नो। सर, एग्जैक्टली। इसलिए मैं सोच पाया, बिकॉज द डेटा इज देयर समवेयर। आई कांट थिंक समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। इट्स लाइक दैट। यदि इस डायरेक्शन में हम जाना शुरू करें, तो जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो अनुभव ज़्यादा करके आए हुए हैं शायद, इसलिए वो चीज़ें उनके थ्रू निकलना शुरू हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, आप पोएम लिख रहे हो, जब आप लिख लेते हो तो आपको लगता है यार मैंने लिखी है। हाँ, यू बिल्कुल होता है रियलाइज, सर। या आपने कोई एग्जैक्टली। स्टोरी लिखी, एंड इट हैपेंस विद मी, क्रिएटिव लोगों के संग बहुत होता है कि मैं पता नहीं किस मूड में बैठा था और मैं लिखता चला गया, और उसके बाद सुबह मैं देखा मैंने लिखा था रात में। क्यों? बड़ी पावरफुल। तो ये तो कोई तो था जो मुझे पुश कर रहा था, ड्राइव कर रहा था। ये सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं हो सकता। यदि सिर्फ इंटेलेक्ट होता तो मैं कॉन्शियसली समझ जाता कि हाँ मैंने लिखा, ओके। पर ये मेरे इंटेलेक्ट के बियॉन्ड कोई कर रहा था, तभी तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं कर रहा था। ये अनुभव बाकियों को भी हुए होंगे, मतलब आई एम नॉट बिकमिंग टू मच सुपरफिशियल, बट यू आर राइट कि जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो आगे कभी ना कभी प्रोडिक्शन जैसा लगता है कि हाँ यार ये चीज़ कई बार मैच हो गई। स्टार वार्स था तो वैसे करेक्टर भी दिख गए हमें। और जो क्रिएटिव आदमी होता है वो अ, भविष्यवक्ता होता है। फिल्मों में तो अक्सर देखा हमने, फिल्मों में तो ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली जो, तो मैं वॉर्स देख ली हमने जो पहले कभी सोची थी एग्जैक्टली। और बिल्कुल वैसी सी हो गई वॉर्स, या उस तरह की चीज़ें कभी उस समय नहीं सोची जा सकती थी। पर इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, कि ये चीज़ पहली बार नहीं हो रही, ओके। हो सकता है ये चीज़ साइक्लिक है, तो चूंकि हो चुकी है तो हम उस साइकिल के उस फेस में आ गए, तो हमें पता है कि अब तो फिर होंगे। एक तो ये हो सकता है। दूसरा है कि हम वो अनुभव कहीं और से करके आए, मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं से मुझे अनुभव मिला। बिकॉज अभी भी हमारे इंटेलेक्ट में ऐसा, जैसे मैं कहता हूँ रिसर्च की जब हमने बात की कि हम वही तो चीज़ें ढूंढ पा रहे जो हैं, हम ऐसी कोई चीज़ कैसे ढूंढेंगे जो है ही नहीं। सो वी कांट क्रिएट एनीथिंग, वी आर नॉट गॉड कि हमें कोई नया ही चीज़ बिल्कुल है, बिल्कुल। लेकिन जो है वो हम ढूंढ लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे ब्रेन में वो एक्सपीरियंस कभी ना कभी मिला है। जैसे एक बड़ी अच्छी कहानी आती है कि जो काकभूषुंड है, जो एक रामायण में कैरेक्टर है कौआ, उन्होंने 17 बार रामायण देखी है। ओके। और वो कहते हैं कि हर युग में मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ और भगवान राम को एक्सपीरियंस करता हूँ, चला जाता हूँ, और हर बार मुझे डिफरेंट दिखती है रामायण। मतलब मोरलेस कहानी वही है, लेकिन चीज़ें कुछ इधर उधर होती हैं। तो उन्होंने, उसमें एक प्रसंग आता है जिसमें वो सुनाते हैं कि क्या और कब ये रिपीट होता है पूरा सीक्वेंस, और यदि ऐसा है तो फिर क्रिएटिव लोग प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि यदि उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस किसी और तरीके से किया है तो हो सकता है।
मैम एग्जैक्टली जो सर, मैंने इसमें पढ़ी बहुत चीज़ें सारी मुझे चीज़ें इस पे निकल हाँ, जाएंगी, मतलब इस हाँ, पर हम बात कर सकते हैं, मल्टीवर्स पे आ बिल जाएंगे, डायमेंशंस क्या एक साथ चलती हैं, क्या चलती हैं, मतलब वी कैन डिस्कस इतनी सारी चीज़ें आपके साथ। सर अभी उसको मैं रहने दूंगा, उसको हुँ, ऑफ कोर्स मतलब हम लिस्ट बना लेंगे अपनी, हम किस पे आगे बात करेंगे, और विल डू नए साल में भी हम काफ़ी चीज़ें शूट बिल्कुल। करने वाले हैं लोगों के लिए। सर अभी आपने जो एक बताया फ्यूचर के साइबर क्राइम्स, क्या इनमें से कुछ ऐसी चीज़ भी जो आपको डराती हैं कि यार ये सब चीज़ें ना हो जाए? देखिए, जो पहली चीज़ मुझे डराती है वो ये है कि मैं नहीं चाहता कि हम गुलाम बन जाएँ। ओके। क्योंकि अभी भी जो सबसे बड़ा डर था कि क्रिमिनल को पता होता है कि हम लोग डेटा ड्रिवन हैं, तो डेटा मैनिपुलेट करके हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ मैनिपुलेट करता है। जैसे आज भी हम क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे डर रहे हैं, हमारे एस्पिरेशंस, हमारे ड्रीम्स, सब कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है। यदि नहीं करता तो हम कभी डरते ही नहीं। बिल्कुल। कमाल की बात है, हमारे अंदर डर आते ही नहीं यदि डेटा ना होता। एग्जैक्टली। आप सोचो आप किस चीज़ से डर रहे हो? सर ये जो डेटा आपको मिला बिल्कुल। उसी, जब मैंने आपसे बात की थी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो बताई गई भगवद गीता में कि इसकी वजह से लोग ट्रैप होते हैं, बिल्कुल। फंसते हैं, क्राइम होते हैं, युद्ध होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जंग हो रही हैं। इसमें भय नहीं था। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि भय का कारण मोह है, अटैचमेंट, और अटैचमेंट के कारण हम डरना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप एक रेपुटेशन है हमारी, अब इसको ख़राब नहीं होने दे सकते, हम पैसा है अब इसको खोने नहीं सकते, हम एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं उससे नीचे नहीं जा सकते, हम पढ़ लिख गए तो गधे नहीं हो सकते। मतलब काइंड ऑफ अटैचमेंट विद एवरीथिंग दैट वी आर कलेक्टिंग इन अवर लाइफ, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो रेपुटेशन हो, पावर हो, पोजीशन हो, हम अटैच्ड होते चले गए। ना हो तो सोचिए लाइफ कितनी सिंपल है, एग्जैक्टली कोई दिक्कत नहीं, मेरा फोन कहीं भी चला जाए, कुछ भी कोई फर्क कुछ ही कर नहीं, ले, कोई डरना फर्क ही ही नहीं नहीं है। पड़ता। उसके बाद जब आप फ्रीडम होके जियोगे तो आप जिंदगी के ज़्यादा मजे लोगे। एग्जैक्टली। चूंकि हम इस सारा लोड लेकर जी रहे हैं, हम हमेशा एक गुलाम की तरह जी रहे हैं, हम एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं, हम एक तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, और उस तरह से हम सोचते हैं कि जो पूरी ज़िंदगी है उसमें हम 80% ज़िंदगी दूसरे तरीके से जी ली। हमने अपने तरीके से जी क्या? नहीं जी सर, एग्जैक्टली नहीं जी। क्या हमने कभी सोचा कि यार मैं रियल में कौन था? मैं हमेशा बिहेव करता रहा, जैसे मेरे एक छोटी सी गलती, माँ बाप ने कहा बहुत अच्छा है लड़का, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो बहुत फर्स्ट आता है, तो अब मेरी जिम्मेवारी बन गई कि मैं पढ़ाई में अच्छा रहूँ। एग्जैक्टली, अब प्रेज मिल ऐसे ही होता है, और मैं फर्स्ट ही आऊँ, वरना मैं वो नहीं हूँ, जबकि मैं वो नहीं हूँ, मुझे वैसा बनाया जा रहा है। करेक्ट। उसके बाद किसी ने और किसी चीज़ में कहा कि ये तो बहुत अच्छा स्पीकर है, तो मैं स्पीकर क्या, मैं वाकई अच्छा स्पीकर है या मुझे बना दिया पोल बोल के? बिल्कुल। पॉइंट इज, कितने लोगों ने सोचा एब्रप्टली, या कितने लोगों को एब्रप्टली सपने आए कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, या मैं ऐसा कुछ कर लूं, वैसा कुछ कर लूं, जैसे इलॉन मस्क का होता है। मुझे वो बंदा इसलिए पसंद है क्योंकि वो एब्रप्टली सोच लेता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो निर्भय होकर जीता है, उसको पता है कि क्या बिगड़ जाएगा। एग्जैक्टली, उसका कोई क्या अब क्या ही बिगड़ एग्जैक्टली, जाएगा, मतलब वो जो ट्विटर बिगड़, कर ही लेता है। एग्जैक्टली, तो वो इस लेवल पे जब आ गया ना तो वो फिर जिंदगी जी रहा है। अदरवाइज एवरी वन, एंड वो इसीलिए वहां शायद पहुंचा क्योंकि वो निर्भय था, वो एक्सपेरिमेंट इसी तरह कर रहा था। हम डर की वजह से कई सारे एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, एंड वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। 99% लोग बिजनेस इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डरते रहते हैं, क्या यार नौकरी चली गई फिर खाने को नहीं मिलेगा, भी होगा, मतलब क्योंकि वो डर है, वो अटैचमेंट है एक, तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, और फिर आप देखते हो कि यार फलाने वाले ने समोसा बेच के करोड़ों कमा लिए, फलाने वाले ने एग्जैक्टली, लिया, हमें पास तो दिमाग था। बिल्कुल। वी ऑल सी, बिकॉज उसने वो डर खत्म करके ट्राई कर लिया। इसलिए अधिकतर जो हमें बेसिकली हर बच्चे को सिखाना चाहिए, सबसे ज़्यादा निर्भय, डरना नहीं किसी से। यदि वो कर गया तो फिर वो अपनी लाइफ में एक्सेल कर जाएगा, फिर वो अचीव वो चीज़ें कर लेगा जो शायद नॉर्मली पॉसिबल नहीं थी। सो वो एक प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी एजुकेशन सिस्टम्स की, जहाँ पर एक तो अटैचमेंट बहुत कर देते हैं और दूसरा डराते ज़्यादा है। पर एक दूसरे काउंटर कुछ लोग इसमें कमेंट करना शुरू कर देंगे, सर अब डराएंगे नहीं तो डिसिप्लिन नहीं आएगा। एग्जैक्टली, ये भी होता है। लोग गुंडा होना शुरू हो जाएंगे। पर मेरे ख्याल से डिसिप्लिन आ सकता है प्यार से भी। डर इज़ रिक्वायर्ड इन ओनली इन एक्सट्रीम केसेस, पर उस डर के चक्कर में ऐसा ना हो कि हम उस बंदे की कैपेबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दें। फाइन सर, आपने अभी पीएम की बात की है, पीएम बन जाते हैं तो मैं टॉपिक पे लाऊंगा इसी पीएम वाले क्वेश्चन से। जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं और जो मिनिस्टर्स होते हैं बड़े, वो किस तरीके के फ़ोन यूज़ करते हैं? क्या उनके प्रोटोकॉल्स, हमने पिछली बार बात की थी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं वो किस तरह से, बट जो पीएम वगैरह हैं ये किस तरह के फ़ोन यूज़ करते हैं? क्या नॉर्मल फ़ोन्स उनके होते हैं, कुछ और चीज़ होती है? पहले तो नॉर्मल ही होते हैं फ़ोन।
लेकिन कुछ सिचुएशंस में कुछ स्पेशल फ़ोन दिए जाते हैं, जैसे सैटेलाइट फ़ोन भी होते हैं जो उनके स्टाफ ऑफिसर्स लेके चलते हैं, सिचुएशन वाइज उनको इस्तेमाल करने को देगा। मल्टीपल फ़ोन्स होते हैं, ओके, नंबर्स भी मल्टीपल होते हैं, और उसको भी बड़ा रेगुलर ऑडिट और वो करके चला जाता है। लेकिन अभी कुछ ऐसी कंपनीज भी आ गई हैं जो सिक्योर फ़ोन ही देने लगी हैं। ओके, जैसे कुछ कई सारी कंपनीज हैं। अभी कल मैं एक कंपनी से बात कर रहा था, एक यूके बेस्ड कंपनी है, और वो इंडिया में लाना चाहते हैं, एंड वो फ़ोन सिर्फ वीआईपीज और सीईओज और डिफेंस के लिए है, मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी काइंड ऑफ। तो ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो एंड्रॉयड और आईओएस के अलावा एक प्रोप्राइटरी ओएस बनाया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इसमें हमने ऐसी कोई प्रोविज़न छोड़ा ही नहीं कि कोई दूसरी एप्लीकेशन बन के आ सके, तो वैसे ही सिक्योर हो गया। फिर उसके रिस्ट्रिक्शन कर दिए सारे, तो वो सारे तरीके के फ़ोन भी इस्तेमाल होते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग मोड में ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट की कुछ अपनी एप्लीकेशंस भी हैं जो वो यूज़ करते हैं फॉर इंटर स्टाफ कम्युनिकेशन के लिए, जैसे चैट कम्युनिकेशंस के लिए वो पब्लिक एप्लीकेशंस को इस्तेमाल नहीं करते। फिर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे कि मैं यदि कहीं जा रहा हूँ, एमएचए में जा रहा हूँ या कोई पीएमओ में जा रहा है, तो उसका फ़ोन बाहर रखवा लेंगे, वो नॉर्मल फ़ोन तो अंदर घुसेगा भी नहीं। तो डिफेंस में भी डीआरडीओ में जाओगे तो आप सारे फ़ोन बाहर होते हैं, किसी भी एजेंसी में। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं ताकि ऐसा भी ना हो कि कोई बाहर के फ़ोन की वजह से कुछ रिस्क इंट्रोड्यूस हो जाए। सर ये लोग नॉर्मल सिम्स ही यूज़ करते हैं? ये भी हाँ। बड़ा रहता है कि नहीं सैटेलाइट फ़ोन के इनके अलग चीज़ होती है? वो भी होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल वाले नहीं होते, नॉर्मल वाले फ़ोन भी होते हैं। ये तो सर इनके फ़ोन हैक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, हुए हैं। अच्छा, हाँ, आपको पता है हिलेरी क्लिंटन का फ़ोन हाँ हैक हुआ था। सर। तो ऐसा थोड़ी ना कि फाइन, प्रेसिडेंट की वाइफ है, और हुआ पिछले इलेक्शंस में हुआ था। बिल्कुल। और भी बहुत सारे लोगों की न्यूज़ आई होंगी जगह जगह, जहाँ जो हेड्स थे, स्टेट हेड थे, उनके फ़ोन हैक हुए थे, उनको ट्रैक किया गया था। एक तो राजदूत था, उसका फ़ोन ट्रैक हुआ, फिर उस पर मिसाइल अटैक हुआ था अभी इसी पिछले साल की न्यूज़, मतलब हाँ इसी सर, साल की न्यूज़ एग्ज़ैक्टली। है। तो ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फाइन। सर 1-2 क्वेश्चंस और ले लेते हैं, जल्दी-जल्दी से थोड़ा। सर ये व्हाट्सएप अलग-अलग तरीके से आते हैं। व्हाट्सएप तो एक ओरिजिनल व्हाट्सएप है, लेकिन अलग-अलग नाम से मॉड्स बनाया हुआ है लोगों ने। जीबी व्हाट्सएप है, पिंक व्हाट्सएप है, लोग ये भी इंस्टॉल करते हैं और इन पे भी चैट करते हैं। व्हाट्सएप मॉडिफाई हो जाता है और इनके थ्रू। तो ये यूज़ करना कितना सेफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। पहले तो क्योंकि वो कुछ ओवर रिडन फीचर यूज़ करते हैं, और जिसकी वजह से रिस्क बढ़ जाते हैं। देखिए, जितने भी हम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उस सब में वल्नरेबिलिटीज़ आती रहती हैं। व्हाट्सएप में भी आती हैं, ब्राउज़र में भी आती हैं, फेसबुक, गूगल, सब पे आती हैं। आप गूगल करो, आप उनको अपडेट नहीं रखोगे तो वैसे भी आप रिस्क पे रहते हो। अब आपने कुछ ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली हैं जो सिक्योरिटी को लेकर उतना कंसर्न है ही नहीं, उनके पैचेस ही लेट आ रहे हैं, तो वल्नरेबिलिटीज़ बढ़ गई। यदि मुझे पता पड़ा कि आप ऐसी कोई ऐप यूज़ कर रहे हो जिसको कोई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिछले 6 महीने से कोई पैच उसका आया ही नहीं है, तो वो मेरे लिए एक अटैक वेक्टर में इस्तेमाल होगी, और उसके थ्रू मैं आपका फ़ोन हैक कर सकता हूँ। ओके, तो सर ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करें। एक क्वेश्चन था सर, ये था वीडियो डाउनलोडिंग ऐप है कोई विडमेट करके उस पे। तो उसमें ये कह रहे हैं कि भई वो ऐप हमारे फ़ोन का काफ़ी सारा एक्सेस लेती है, वीडियोज़ फ़ाइल का भी फ़ोन की मेमोरी तक एक्सेस लेती है। तो ये कितना सेफ़ है सर? ये मतलब आप शायद जानते हो विडमेट वगैरह ये ना यूट्यूब की वीडियोज़ और इन सब वीडियोज़ को डाउनलोड करने के लिए ये ऐप फ़ोन में डालते हैं। देखिए, नॉर्मली यदि आपको यूट्यूब वीडियो डाउनलोड करना है तो ब्राउज़र बेस्ड एप्लीकेशंस यूज़ करें, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। आप गूगल पे सर्च करो यूट्यूब वीडियो डाउनलोड, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड, फेसबुक वीडियो डाउनलोड, आपको मिल जाएंगे। आप उसी को यूज़ करो, ऐप इंस्टॉल ना करें। जैसे आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, अपने फ़ोन का बहुत सारा एक्सेस उसको दे देते हो, और वो एक रिस्क है। जैसे आपने कहा मेमोरी का एक्सेस ले लिया, फाइल का एक्सेस ले लिया, वीडियोज़ का एक्सेस, तो आपकी बाकी फाइल और वीडियो भी गए। क्यों देना है? मुझे तो एक थर्ड पार्टी वीडियो डाउनलोड करना था, उसके लिए मैंने अपने वीडियो को रिस्क पे डाल दिया। तो ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। ब्राउज़र बेस्ड जो लिंक है वेब एप्लीकेशन से, वो इस्तेमाल करें। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना ही करें तो सेफ। फाइन। सर एक क्वेश्चन नहीं, ये इन्होंने एक रिक्वेस्ट करी है लेकिन आई थिंक उसको कोई और पूरा करेंगे। वो कह रहे हैं नोएडा का फ्रीडम 250 मोबाइल फ़ोन स्कैम भी कवर करें। वो 250 वाला सर आप मुझे लग रहा है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ्रीडम वाला जो फ़ोन था उस बंदे ने दूसरा फ्रॉड किया फिर एक। अच्छा, हाँ, वो थोड़ा-सा बताएँ। वो बताते हैं, बड़ा सही फ्रॉड है वो। मैं एक दिन एक पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा था, ओके, और उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि साहब वो बंदा जिसने वो फ्रीडम वाला किया था ना, उसको दोबारा अरेस्ट किया। तो मैंने कहा अच्छा सर, क्या फ्रॉड था? बोले वो इस बार ड्राई फ्रूट फ्रॉड कर रहा था। अच्छा। तो हमने कहा ड्राई फ्रूट फ्रॉड? ड्राई फ्रूट।
तो बोले हाँ। तो बोले ड्राई फ्रूट फ्रॉड क्या होता है? बोले तो सिंपल सा, आप एक दुकान पर ड्राई फ्रूट खरीदने गए, तो आपने उससे कहा साहब ये काजू किशमिश या जो कुछ है मुझे दिलाइए, बेस्ट क्वालिटी चाहिए मुझे। ओके। तो दुकानदार भी स्मार्ट है, बस आप बेस्ट क्वालिटी देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए, आप एक काम कीजिए। उसने डब्बा निकाला, ऐसे रख दिया, ये लीजिए, ये 1100 रुपये बॉक्स। तो आपने उसमें से 2 खाए, बेस्ट क्वालिटी, इससे बेटर दिखाओ यार। अब दुकानदार भी स्मार्ट है, वो अंदर गया, उसने वो डब्बा उठाया, वही घुमाया, झाड़ा पूछा साहब ये वाला खाइए आप, इसको खाइए, आपको टेस्ट ही अलग है सर, ये बिल्कुल मिडिल ईस्ट से आया है और ये तो वहाँ का ड्राई फ्रूट है ऐसा। फिर आपने खाया, यस। पर मुझे इससे भी अच्छा चाहिए, ओके। बेटर वाला लेके आओ। दुकानदार तो है ही स्मार्ट, वो फिर वो डब्बा घुमा के लेके गया अंदर से कुछ और या दूसरे डब्बे में डाल के, सर आप ये वाला लीजिए, थोड़ा महंगा है लेकिन ये सिर्फ मैं एक्सक्लूसिव रखा हूँ, वैसे करके उसने कहानी बनाई, आप ये खाइए सर, 1800 रुपये, सेम क्वांटिटी, बट ये चीज़ ही अलग है सर, आपको मिलेगी नहीं बाजार में, तो हम मंगाते ही इलीगल तरीके से मंगाते। आपने फिर 2 खाए और अच्छा चाहिए। अब ये अब तक समझ में नहीं आ रहा कि ये उसको बेवकूफ़ बना रहा है, वो इसको बना रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आया। बिल्कुल। तो उसने आप दुकानदारी फ्रस्ट्रेटेड अंदर गया, घुमाया उसने, सर अब आप ये तो सर आप ले ही नहीं पाओगे ना सर, ये तो सर कीमत ही ज़्यादा हो गई, डबल हो गई सर, 1100 रुपये का डबल, 2400 का है सर ये। अब आपने खाया, यही तो चाहिए था मुझे, ये वही डब्बा है, यही तो है, ऐसा करो इसको 1000 डब्बे पैक कर दो। ओके। मतलब एग्जैक्टली। सीधे डबल का मार्जिन, डबल से भी ज़्यादा का। उसने 1000 डब्बे पैक किया, उसने ये लो पैसे, लेके चला गया। अब अगले दिन आएगा, कैसा करना यार, वो जो वही क्वालिटी जो उन्होंने दी थी ना उसके, 1000 डब्बे और दे दो उसके। अब ऐसे उसने 1-2 ऑर्डर और दिए। तीसरे दिन आएगा, कहना यार ना ये तो कमाल कर दिया तुमने यार, जो सप्लाई कर रहे हो तुमसे, तो तुम एक काम करो, इसके ना 20,000 डब्बे मंगवा लो। क्या बात कर रहे हो? कहते बहुत डिमांड है, और मैं ना जिस पार्टी जहाँ मैं जाता हूँ ना, वहाँ तो ये तो हॉट केक की तरह जा रहा है, तुम इसके 20,000 मंगवा लो। भाई ने 20,000 मंगवा लिए। और तुम ऐसा करो, अभी कल सप्लाई करना, सप्लाई करो। और उसने कुछ लच्छेदार बातें की और उसने कहा और पैसा मैं भिजवाता हूँ, तुम्हें कहूँगा और 20,000 लोड कर दो। तो उसने 20,000 लोड कर दिए, वो 20,000 डब्बे उसने 1100 के रेट में बाहर भेज दिए। कि 1100 तो बिके गई। बिल्कुल, ये प्रेशर में, क्योंकि इसको तो 2400 का रेट मिल रहा है, तो इसने दे भी दिए कि अभी आ जाएगा पैसा, 2 बार तो डील हो चुकी है। और उसने पटाख से अगले बाहर जाके पुलिया पे जाके बेच दिया, पैसे लेके भाग गया। इसको बोला गया ड्राई फ्रूट फ्रॉड। तो अलग अलग तरीके से लोग मार्केट में आते, मुझे बड़ा मजा आया, मैंने कहा यहाँ से ड्राई फ्रूट का ये भी चल रहा है। तो बोले उसमें वो पकड़ा गया, जो आई थिंक ही वाज द सेम पर्सन जो फ्रीडम वाला फ़ोन था। पर ये ड्राई फ्रूट है, एक और जगह से आया, तो वहाँ पे साइकिलें बेचता था आदमी। अच्छा। इसी गेम में पता नहीं उसने कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स ले आया था कि 1/10 रेट पर, और दुकान सेल लगा दी कि मैं तो 80% डिस्काउंट और ये वो, और आ जाइए, पर पैसा आज देना होगा, माल 1 हफ्ते के बाद मिलेगा टाइप से। तो लोग जाते थे, साइकिल 2,000 रुपये में साइकिल मिल गई, ये मिल गया, ऐसे करके भीड़ लग गई साहब, क्योंकि पहले साइकिल उसमें पहले निकाल दी, अब लोगों ने 1-1 हफ्ते के लिए उसको कम से कम 5-10 करोड़ रुपए पंप कर दिए, वो लेके भाग गया। तो अलग अलग तरीके से लोग प्लान करके कर लेते। सर अब एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, आजकल एक बड़ा और फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, थोड़ा सा इन डिटेल अगर लोगों को बता दें कि ऐसा कुछ हो रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो पहचानते हैं आप कौन है, और वो आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन, इनको भी जानते हैं, वो इनके नाम से कॉल करते हैं कि भाई मैं बोल रहा हूँ, आपके अजय बोल रहा हूँ, आपके बेटे का दोस्त हूँ फला, और मैं, उसने मुझे कहा आपके नंबर पे पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो वो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा कुछ, और वो फिर कहेगा मैंने ज़्यादा कर दिए, और फिर वो QR कोड का कुछ स्कैम ऐसा कुछ है, वो थोड़ा सा आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें, कुछ चल रहा है। तो देखिए, होता यही है कि ज़्यादा पैसा ट्रांसफर, इसको हम बोलते हैं कि सर आपको 10,000 रुपये का रेंट देना था और गलती से मैंने 20,000 दे दिया या 15,000 दे दिया, 12,000 दे दिया, तो वो आप वापस कर दीजिए। और वो वापस या तो आप ही कर देते हो 10,000 रुपये, क्योंकि आपको SMS आता है जिसमें आपको दिख रहा होता है कि 20,000 आए। इसको ना थोड़ा सा इन डिटेल आप कॉल जैसे आती है वो हाँ, एक्सप्लेन तो वही होता है कि आपको पहले एक कॉल आएगी और उनको पता होता है पहले तो आपके बारे में, जैसे आपने कहा कि दिनों कि भाई आपके पिताजी का नाम क्या है, बेटे का नाम क्या है, ये या तो ऐसे आएगा कि साहब वो पिताजी ने कहा है रेंट भेजना है आपको, तो मैं रेंट भेज दूँ आपके अकाउंट में भेज दूँ, तो आपको हाँ हाँ भेज दो,
फिर आपको एक एसएमएस आएगा कि आपको 20,000 रुपये ट्रांसफ़र होगा या 25,000 ट्रांसफ़र होगा। ओह सर, वो गलती से मैंने ज़्यादा दे दिए, वो एक काम कीजिए, या 50,000 आ गए, वो 20,000 था और 30,000 दे दिए यार, तो मैं अर्जेंसी में हूँ, मेरे अकाउंट से सारे निकल गए और मैं तो ज़्यादा यूपीआई यूज़ करता नहीं, आप प्लीज़ मुझे वापस कर दीजिए। तो आप कर देते हो, पर वो पहला एसएमएस फर्जी होता है, वो उसमें कुछ पैसा आ ही नहीं होता और आप वेरीफाई नहीं करते। दूसरा क्या होता है कि और एंगेज करेगा आपको बातचीत में कि साहब उसने कहा है कि इमरजेंसी में फंसा हूँ और अर्जेंसी में पैसा चाहिए, तो मैंने उसको दे दिए एंड आप मुझे रिटर्न कर दो। इस तरह से भी ट्रैप होते हैं। आवाज़ भी क्लोन होके हो ही रहे, पैसे मांगे जा रहे हैं। और आज भी मुझे ऐसे केसेस आते हैं कि आप ही के बॉस की पिक्चर लेकर व्हाट्सएप पे नया नंबर कॉन्फ़िगर करके पैसे मांगे और लोगों ने दे दिए। आज भी, मतलब पिछले हफ्ते भर में 6-7 आ गए होंगे, जबकि हम इतनी अवेयरनेस कर चुके हैं कि आप कम से कम ये तो देख लो कि बंदा वही है। तो हमारे यहाँ हिरार्की सिस्टम इतना ज़्यादा चलता है कि यदि आपके बॉस कह रहा है कि साहब मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, बातचीत ऐसी शुरू होगी, मेरे पास पूरा स्क्रीनशॉट आया लोगों का कि साहब मैं मीटिंग में बैठा हूँ और कस्टमर को मुझे कुछ गिफ्ट देना है, तो एक काम करना, जरा एक अमेजॉन गिफ्ट कार्ड कूपन भेजना, और मैं अभी करता हूँ ऐसे करके। तो आदमी ने 1 लाख का कूपन भेज दिया उसको। तो ये बहुत हो रहा है। तो हमेशा वेरीफाई करें। और ये चीज़ कि आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है, ये ट्रेंड बन गया है, तो कभी भी इस चीज़ को सीधे सीधे विश्वास नहीं करना। और यदि एक्स्ट्रा पैसा आ भी गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको तुरंत लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वो बंदा डिस्प्यूट रेस कर देगा, आपका पेमेंट वापस चला जाएगा। आप ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, क्योंकि आप यदि किसी भी बैंक पे लेजिट यदि ट्रांसफ़र कर रहे हो और मैंने डिस्प्यूट रेस कर दिया कि ये गलत हो गया, तो बैंक खुद बुला लेगा सामने वाले बंदे को कि भैया पैसा वापस करो। सर काफ़ी सारे केसेस होते हैं, कमेंट्स में मैंने देखा जो आप कह रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र नहीं करता, अगर हमारा ट्रांजैक्शन गलत हो गया बैंक को एक्शन नहीं ले रहा, मतलब इवन आपके नाम से आया है कि अमित सर से बात करें, बैंक ऐसा कर रहा है। नहीं, बिल्कुल ये है, ये कंप्लेन मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और कई लोगों ने पुलिस को लेके भी काफ़ी सारे कमेंट किए, काफ़ी सारे हम सब हमारे तो बड़ी पॉजिटिव इमेज बता रहे हैं, पर पुलिस ऐसी होती नहीं है। तो देखिए, जो आपके अनुभव बैंक वाले हैं या पुलिस वाले हैं, बिल्कुल सही है, हम सबके अनुभव वैसे रहे हैं, और हमने डिस्कस भी किए थे। मैं सबकी तो बारे में बता ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कुछ लोग हैं जो अच्छे भी हैं, तो हम सबको बुरा भी ना बोलें। बैंक बिल्कुल ऐसा करते हैं कि वो पल्ला झुलाने की कोशिश करेंगे कि यार इसको टरकाओ। इनफैक्ट पूरा एक सिस्टम होता है बैंक में। जब आप कंप्लेन करते हो ना, मैंने आपको बताया कि जब कि साहब ये पैसा फ्रॉडलेंटली चला गया है, जरा इस पर एक्शन ले लीजिए, पता पड़ा कि आपने फ़ोन पर बोल दिया, रिटर्न कंप्लेन कर दी, उसके बाद आपके अकाउंट से 4 लाख और निकल गए। हाँ, वो ये भी हुआ। तो जब आपने बोल दिया था उसके बाद तो बैंक ने एक्शन लेना था, तो ये भी हुआ। तो आई एम विद यू, बिल्कुल बैंक ऐसा करता है और हम लगातार बैंक को पुश करते रहते हैं। तो यदि जब मेरे पास कंप्लेन आती है तो मैं प्रॉपर लड़ता हूँ विक्टिम के लिए कि भाई विक्टिम ने तो इन्फॉर्म कर दिया था आपको, अब क्यों नहीं। आपको भी अपनी पावर का एहसास होना चाहिए। यदि आपको पता है कि आप सही हैं तो आप अपना केस आरबीआई ओम्बुड्समैन तक ले जा सकते हैं। तो लोगों को पता नहीं कि बैंक यदि जवाब नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। तो आप क्या करें, गूगल पे लिखेंगे आरबीआई ओम्बुड्समैन, OMBUDSMAN, तो आपको एक आरबीआई की लिंक मिलेगी जहां आप बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं और अपने केस के बारे में बताएं। ऑथेंटिक आरबीआई वेबसाइट पे जाएं, कोई फर्जी पे मत चले उस पर कंप्लेन कल कॉल आया कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, आपने कंप्लेन की थी और आप लुट गए, जरा ये तो करो। बिल्कुल, ये ध्यान रखना। आरबीआई का ऊपर देख लेना कि आरबीआई की ही वेबसाइट है और HTTPS है, नहीं तो मोबी आर्मर से स्कैन कर लेना लेकिन ऑथेंटिक पर जाकर आरबीआई ओम्बुड्समैन की लिंक पर आप अपने बैंक की कंप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद वो आरबीआई का नोटिस बैंक को जाता है कि आप इस केस के बारे में क्यों नहीं। तो आपके कुछ राइट्स हैं जो वो बैंक करेगा। एक तो जब यदि आपने जल्दी इन्फॉर्म कर दिया था और अमाउंट बड़ा था खास तौर से, तो ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पैसे को ब्लॉक करता। यदि उसने नहीं किया, चला गया, तो पैसा आपका पूरा बैंक वापस करेगा। आरबीआई आपके साथ खड़ा रहेगा क्योंकि आपने गलती नहीं किया, आपने गलत तरीके से, मतलब जल्दबाजी में पैसा दे दिया। अब आपने इन्फॉर्म भी कर दिया बैंक को, तो बैंक को वापस करना चाहिए था। बैंक ने क्यों नहीं फ्रीज किया वो, ये बहुत बड़ा कॉमन डिस्कशंस होता है कि साहब अब बैंक नहीं दे रहा। तो प्लीज़ इस पर आप बिल्कुल लड़ सकते हैं, लीगल जा सकते हैं और बैंक विल पे। कई बार ऐसा होता है कि हमने टाइम ज़्यादा ले लिया कि भाई 6 दिन 4 दिन के बाद बैंक को बता रहे हैं, तो भी है। यदि जो आरबीआई गाइडलाइन कहती है कि 3 दिन के अंदर यदि आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो 100% पैसा आएगा। 7 दिन के अंदर यदि बैंक को इन्फॉर्म किया था तो 50% लायबिलिटी बैंक की है, और यदि 21 दिन के अंदर करोगे तो 25% है। तो आप अपनी हक के हिसाब से लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। यहाँ तो 60 लाख निकल जाता है और 60 रुपये वापस नहीं आता। तो इसलिए लड़ाई लड़ना ज़रूरी है, और जब लोग लड़ेंगे तो मेरे ख्याल से बैंक भी थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे आगे से। इसीलिए यूके में एक लॉ बनाया गया
यूके में एक लॉ बन गया और हम पुश कर रहे हैं कि भारत सरकार भी ऐसा लॉ ले आए, जो कि सारे बैंक्स बड़े अगेंस्ट हैं। पर लॉ है, ये है 7 अक्टूबर को लॉ बना है कि चाहे गलती विक्टिम की हो चाहे किसी की हो, फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका पैसा निकला और आपने बैंक को बता दिया कि भाई मेरा पैसा निकल गया, तो बैंक 100% पैसा 5 दिन के अंदर वापस करेगा। फिर चाहे वो 5 करोड़ हो 10 करोड़, डजेंट मैटर, 5 दिन के अंदर पूरा पैसा विक्टिम को आ जाना चाहिए। उसके बाद बैंक करता रहा इन्वेस्टिगेशन कि कहाँ गया था। और यदि 2 बैंक इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपने आपके अकाउंट से किसी और में गया, तो 50% ये वाला बैंक देगा, 50% वो वाला बैंक देगा। उसको रोकना चाहिए था। बिल्कुल सर, इसे एटलीस्ट ये यदि ऐसा कानून इंडिया में आ जाए तो अगले दिन बैंक सिक्योरिटी टाइट कर देंगे अपनी। बैंक रोकेगा ना पैसा, वो तुरंत बिल्कुल। जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी वो तुरंत उसको बोलते हैं लैंड मार्किंग कर देगा। लैंड मार्किंग का मतलब है कि अब उस बैंक अकाउंट से पैसा निकल ही नहीं सकता, एग्जैक्टली, वो किसी भी तरीके से निकल सकता। वो लैंड मार्किंग होती नहीं है और पैसा दुबई चला जाता है या जहाँ भी चला जाता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा बैंक को अकाउंटेबल बनाएंगे, पुश करेंगे, तो विक्टिम को फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन हो सकती है कि हम यूके से सीधे सीधे लॉ अडॉप्ट कर लें और ट्राई कर लें। आई एम श्योर जो 1 लाख करोड़ का फ्रॉड हो रहा है वो 90% कम हो जाएगा। सर अब आपका एक ट्रेडमार्क जो मतलब बना हुआ है, कोई कहानी हमारे व्यूअर्स के लिए हो जाए आपकी तरफ से। तो ये किस्सा 6-7 साल पुराना है। मुझे एक कॉल आया बेंगलोर पुलिस से, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति गायब हो गया है 2 दिन पहले और ट्रेस नहीं हो रहा है। दे वांटेड माय हेल्प। मेरे ख्याल से 24-25 साल का कोई व्यक्ति था। तो लास्ट लोकेशन क्या आ रही है, तो उन्होंने कहा कि वो इन्फेंट्री रोड पे आ रही है। ओके, कहाँ रहता था? उनको वो आरटी नगर में कहीं रहता था। अच्छा, उसके बाद कोई मूवमेंट, तो कुछ डिस्क्रीट लोकेशंस दिख रही थी पर कंक्लूड नहीं हो रहा था कि कहाँ है। और उसके बाद ऐसे, अच्छा, इन्फेंट्री रोड इज़ अ वेरी सॉर्ट ऑफ अ कमर्शियल स्ट्रीट काइंड ऑफ थिंग। तो ऐसे वहाँ पर गंदा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए और निकल जाए, अजीब था। तो ऐसे कहाँ निकल गया? और 441 ऑन ही नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई इसका कोई लैपटॉप, घर में कोई डिवाइस मिल रही है? अकेला रहता था। तो बोले नहीं साहब, लैपटॉप तो नहीं है, पर जिस कंपनी में काम करता था उसमें उनको पीसी दिया गया था। ठीक है, तो मैंने कहा उस पीसी का एक्सेस मिल सकता है? तो उन्होंने उसके आईटी हेड से बात की। तो मैंने कहा ठीक है, रिमोट एक्सेस दे देंगे। तो मैंने उसका पीसी का एक्सेस लिया। चांस मुझे यही लेना था कि जो उसके मोबाइल का जीमेल है वो उसके ऑफिस के पीसी में लॉग्ड इन है या नहीं है। तो था। तो मुझे उसका डैशबोर्ड का एक्सेस मिल गया। उससे मैंने उसका लोकेशन ट्रैक देखा। जब लोकेशन ट्रैक देखा तो पता पड़ा कि ये व्यक्ति शाम 5 बजे के करीब घर से निकला। उसके बाद वही एमजी रोड होते हुए गया है, पेट्रोल डलाया उसने पहले कहीं पर, तो वो भी दिख गया। और उसके बाद ये गया है हजूर रोड कहीं पर उस साइड, और किसी रेस्टोरेंट में फिर था। और उसके बाद वापस आया। वापस आके फिर उसको कहीं एक जगह रुका है, रास्ते में कोई जगह थी, फिर शिवाजी नगर रुका है, और फिर इन्वेंट्री रोड में आके इसका फ़ोन ऑफ हुआ है। तो ये उसका एक पैटर्न दिख गया। फिर हम इसको बार बार जब एनालिसिस कर रहे थे तो एक चीज़ बड़ी अजीब सी नोटिस की मैंने, क्योंकि मैं एक्टिविटी लिस्ट भी देख रहा था उसकी। तो ये दिख रहा था कि ये व्यक्ति जब गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो हर थोड़ी देर बाद इसने व्हाट्सएप या फेसबुक चेक किया। और ये पेट्रोल पंप पे भी जाता तब भी इसने चेक किया। और उसके बाद ये गया है हजूर रोड पे, तो भी रास्ते में कई बार चेक किया। फिर वापस आया तो एक पैटर्न था कि चेक कर रहा है। लेकिन जब ये शिवाजी नगर से इन्फेंट्री रोड आया तब इसने चेक नहीं किया। और ये करीब सिग्निफिकेंट 12-15 मिनट का ड्यूरेशन था। ट्रैफिक रहता है उस एरिया में, तो उसने कहा उस दौरान लेकिन कोई चेक नहीं। तो मैंने लगा यार ये कैसे हो सकता है? यदि बंदा फ्रीक्वेंटली चेक करता है तो फिर इस पीरियड में इसने क्यों नहीं चेक किया? इसका मतलब कि शिवाजी नगर से इन्फेंट्री रोड ये बंदा मूव ही नहीं किया, इसका फ़ोन मूव किया। ठीक है, मतलब ये बंदा इन्फेंट्री रोड पे गायब नहीं हुआ, ये बंदा शिवाजी नगर पे गायब हुआ। तो जब शिवाजी नगर वाली लोकेशन देखी मैंने, जहाँ पर ये थोड़ा दिख रहा था कि थोड़ी देर वहाँ था, तो वो कार वर्कशॉप थी उसके आसपास। तो पुलिस को मैंने यही इनपुट दिया, मैंने कहा देखो इस एरिया में ढूंढो कि यहीं से कहीं कुछ हुआ है। तो उसके बाद हम लोगों ने इसका थोड़ा ओसेंट किया। ओसेंट किया तो पता पड़ा कि इस बंदे ने कार अपनी बेचने के लिए एक ऐड डाला हुआ था जो पॉपुलर ई कॉमर्स पोर्टल से हमारे उस पर ही। और फिर हमने उस पोर्टल से निकलवाया तो पता पड़ा कि कुछ लोगों ने इससे कांटेक्ट किया था और वो शायद कार बेचने के लिए घर से निकला था। तो उसके बाद ये शिवाजी नगर पर ग्रिल डाली गई सारी वर्कशॉप में कि भाई क्या हुआ, इस तरह की कोई गाड़ी आई थी, गाड़ी का नंबर ही मिल गया था उस बंदे का। अच्छा, गाड़ी भी गायब थी, गाड़ी को ट्रेस किया गया किस किस जगह से निकली है कुछ है।
लेकिन इवेंचुअली शिवाजी नगर में पुलिस ने कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाई तो एक क्लू मिला और उसके बाद ये केस वर्कआउट हुआ कि क्या क्या हुआ था। तो असल कहानी क्या थी कि ये व्यक्ति अपनी कार बेचना चाह रहा था। उसने ऑनलाइन ऐड डाला, उसको किसी ने कॉल किया कि हम आपकी कार खरीदना चाहते हैं, और ये शायद 2 लाख में कुछ बेच रहा था सेकेंड हैंड, और वो ज़्यादा दे रहे थे ज़्यादा कि हम 2.5 लाख देंगे लेकिन हम कैश देंगे आपको, ओके। तो आप आ जाइए, हम यहाँ कैश देंगे, गाड़ी ले लेंगे। तो ये अपने घर से निकला, वहाँ गया हुजूर रोड पे, वहाँ एक रेस्टोरेंट में ये लोग बैठे, तो उन्होंने इसको 50,000 दिया ओके। कि साहब 50,000 दे रहे हैं और गाड़ी दे दीजिए, 2 लाख हम कैश आपको बाद में देंगे। तो इसने कहा नहीं ऐसे नहीं होगा, आप मुझे पूरा कैश दे दीजिए। तो वो बहस हुआ, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको फिर एटीएम से निकाल के दे देंगे। तो ये लोग बीच में रुके कहीं एटीएम पे भी हैं जहाँ कैश नहीं निकला। फिर उन्होंने कहा साहब यहाँ नहीं निकल रहा, तो हम अपनी वर्कशॉप से दे देंगे। तो ये शिवाजी नगर उसकी वर्कशॉप में लेके गए, और वहाँ फिर बात नहीं बनी या क्या हुआ, उसको मार दिया। उसके बाद उसकी बॉडी उसी गाड़ी में डाली और इन्फेंट्री रोड होते हुए लोग मैसूर निकल गए, और रास्ते में इसका फ़ोन फेंक दिया। तो इन्फेंट्री रोड पे इसका फ़ोन बंद करके चूँकि फेंका था, तो लोकेशन में वहाँ की आ रही थी। तो ये पूरा रियल मैटर था, लेकिन फिर वर्कआउट हुआ और उसकी वो लोग पकड़े गए सारे। और उस पकड़े इस वजह से गए क्योंकि जो पैटर्न था वो उसने हमें हेल्प कर दी कि एक्चुअली इसकी लोकेशन मिसिंग क्या है। फेसबुक वाला हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, हम इन्फेंट्री रोड से तो मिसिंग ही नहीं बनता, क्योंकि हम नॉर्मली साइकोलॉजिकली लास्ट लोकेशन पे ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे केस आते हैं कि बच्चा गायब हो गया या ये हो गया, टीनेज बच्चे, बड़े बच्चे, और फिर कहते हैं साहब लास्ट लोकेशन तो ये थी। तो पूरा पुलिस का जो स्ट्रेस होता है वही लास्ट लोकेशन होती है कि यहाँ पे देख ले। एक चांस भी लेना चाहिए कि उससे पहले वाली लोकेशन क्या थी और उस बीच में क्या था। एक हिमाचल प्रदेश में जगह है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ उसका, वहाँ से हर साल हज़ारों बच्चे गायब होते हैं। हज़ारों मतलब हर साल हज़ारों, मतलब पिछले 20 साल में 2,000 से ज़्यादा बच्चे गायब हुए। हज़ार मतलब सर फिर भी मतलब 2,000 बच्चे इन द सेंस टूरिस्ट, जो भी जाते हैं, विदेशी भी होते हैं उसमें। वो एक वैली है, और मुझे एक कॉल आया अचानक से किसी का कि मुझे नहीं पता था इस बारे में। आप गूगल कीजिएगा तो वैली का नाम निकाल लेना, क्यों होते हैं किसी को नहीं पता आज तक। तो एक कॉल आया कि साहब मेरा बच्चा गया था अकेला ट्रैकिंग पे, और मैं क्यों नाम मिस कर रहा हूँ उसका, शिमला के ऊपर मनाली के ऊपर क्या है एक और जगह, कुफरी या कुछ है ना, कुफरी, हाँ ये सोलांग वैली के आसपास ही है। हाँ नहीं वहीं वो वैली है कुछ, उसका नाम एक टिपिकल शायद सोलांग वैली है कुछ है। हाँ तो आप इसको जरा गूगल करने का, आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से लोग वगैरह पता नहीं कहाँ जाते हैं। नहीं वो पर्टिकुलर वैली है, और वहाँ जो भी कई, और ये पैटर्न है, आप देखें ना, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी कि हर साल कितने लोग गायब हुए। 2,000 के करीब रिकॉर्डेड हैं, बाकी कई लोग शायद रिपोर्टेड भी नहीं है, और ये चल रहा है 20 साल से मामला। तो उनका मुझे कॉल आया। अच्छा मुझे नहीं पता था इस बारे में कि ऐसा कुछ भी है, शायद आप लोगों को भी आइडिया नहीं है, लेकिन आप देखोगे डीप डाइव करोगे तो खुलेगा। तो इसने कहा साहब मेरा बच्चा था। मैंने कितने साल का था, तो बोले 20 साल का था, गया था ट्रैकिंग पे और फिर नहीं मिल रहा है, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं, बातचीत हुई और अचानक से गायब हो गया। तो आप प्लीज़ लोकल पुलिस को थोड़ा सा हेल्प कीजिए। तो मैंने लोकल पुलिस को कॉल लगाया, उन्होंने बहुत कोशिश की, ढूंढा ढांढा, बातचीत शुरू की। उसमें शायद बारिश हो रही थी क्या था, तो वो ज़्यादा होप तो नहीं थी, क्योंकि जैसे ही डिले होने लगता है चीज़ें ख़त्म होने लगते हैं। तो ये बात आई गई हो गई। फिर कुछ हफ्ते बाद, 4-5 हफ्ते बाद फिर से कॉल आया किसी और का कि साहब मेरा भी कोई था और वो लोग गए थे और उसमें से वो एक बंदा गायब हो गया। ग्रुप गया था पर एक गायब हो गया उसमें। तब मेरा दिमाग, मैंने कहा यही तो एरिया था पिछली बार भी। तो मैंने वो गूगल किया, फिर थोड़ा सा मैंने कहा कुछ होता क्या है, एंड देन आई फाउंड ऑल दिस कि इस एरिया में लोग गायब हो जाते हैं। तो मैंने फिर लोकल पुलिस से बात की, मैंने कहा ऐसा क्यों होता है और इस बारे में कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। उन्होंने कहा साहब यहाँ पर कई सारे ऐसे विदेशी रहते हैं जो शायद इलीगली ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हैं। जो लोग आते हैं उनको दोस्त बनाते हैं, फिर ले गए, लूटा। एक तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा, कई लोगों ने कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना रखी है, असर हो जाता है हो जाते हैं कि भाई साहब ये है कारण, वो है, बॉडी पार्ट से लेकर हर चीज़ है। लेकिन गायब उसी वैली से होता है, मतलब और कहीं आप, तो कुछ तो है। मैं उस केस को वर्कआउट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास डेटा ही नहीं मिला और बहुत मिनिमल वो था इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं चाहता था, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि लोगों को पता पड़े
ओके। यदि कुछ उस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पता तो होना चाहिए कि ऐसा वहाँ कुछ होता है, क्योंकि जो जिस फैमिली का हुआ, हमें पहले से पता नहीं था, तब तो हमने अलाउ कर दिया। यदि हमें थोड़ा सा भी हिंट होता कि वहाँ कुछ ऐसा हो सकता है तो हम शायद कॉन्शियस रहते। तो ये सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर ये रेफरेंस लाया कि कई बार कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये पैटर्न है। एग्जैक्टली सर, जहाँ जा रहे हो एटलीस्ट उसके बारे में न्यूज़ रिसर्च थोड़ा सा हाँ, कर लें चीज़ों के बारे में। क्योंकि आप अकेले ट्रैक पे निकल गए, कई सारे ऐसा वहाँ पर तेंदुआ खा गया, ये खा गया, बहुत सारी कहानी, मतलब फिर अलग देखते गए। लेकिन ऐसे कैसे कि एक ही पर्टिकुलर जगह से लगातार ऐसा हो रहा है, तो फिर कुछ और है जो हम लोगों को शायद नहीं पता। पार्वती वैली करके मेरे ख्याल से जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है वही कहते हैं करीब 1200-1300 लोग वहाँ गायब हुए पिछले 15-20 सालों में। क्यों होता है? एक ही जगह है पार्वती वैली, और उसकी कई सारी थेरीज हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता पड़े ताकि थोड़ा कॉन्शियस रहें और अवेयर करें। ठीक है सर, आज इस एपिसोड को भी हम यहीं तक रखते हैं एंड फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे दोबारा। एंड थैंक्स, फिर से हम कहेंगे आपको, जितने भी एपिसोड्स हमारे हो रहे हैं बाद में हम आपको ना थैंक्स बोलेंगे सर, क्योंकि आप इतना वक्त निकालते हैं और प्लस इतना वक्त हम लोग को देते हैं, और नॉलेज जो मतलब आपसे मिलती है, हम मुझे मिलती है पर्सनली, एंड प्लस जो हमारे व्यूज़ हैं उनको मिलती है। थैंक्स टू अयाज भाई, ये लगातार मेरे पीछे पड़े रहते हैं तो परसिस्टेंट एफर्ट है इनका, जिस वजह से मैं दौड़ते भागते आ जाता हूँ। और थैंक्स टू माय ऑडियंस, क्योंकि यदि वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम लोग इतने एपिसोड नहीं कर पाते। कई लोगों को मैं बता दूं कि शायद हमारे थंबनेल सेम है, तो जो शुरू के 4-5 वीडियोस तो काफ़ी अच्छे 5-5 लाख से ऊपर गए, हाँ सर, लेकिन बाकी 1-1 लाख रह गए हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग ये कन्फ्यूजन में ना रहें। खासतौर से एक जो एपिसोड है जिसमें मैंने कई सारी कहानियाँ सुनाई, हाँ सर। और वो स्लो रहा, जिसमें काफ़ी यूनिक स्टोरीज थी। तो प्लीज़ वॉच ऑल दी एपिसोड्स एंड शेयर कीजिए ताकि कंटेंट पूरी तरीके से इस्तेमाल हो पाए। थैंक यू सो मच। एक तो सर मैं एक कहीं देख रहा था तो कोई मुझे बता रहा था कि आपका जो एपिसोड्स है ना, हम बड़े स्क्रीन पे लगा के देखते हैं, बड़े मतलब पूरा अच्छा, टीवी पे देखते हैं। मैंने कहा यार बड़ी अच्छी बात है थैंक भाई। यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, बिल्कुल पर्पज़ हमारे ये है, देखिए सब तक ये बात पहुँचे और कुछ सीखने को मिलता है तो उसको दूसरों को भी बताएं प्लीज़, क्योंकि जब आप बताएंगे तो अपने तरीके से बताएंगे, और ये चीज़ एज ए कम्युनिटी ड्राइव जब तक नहीं चलेगी तब तक मिशन पूरा नहीं होगा। जैसा मैंने कहा था कि मैं वॉलंटियर्स ले रहा हूँ, लोगों का भी सवाल आया कि साहब जवाब नहीं आ रहे हैं ईमेल पे, फ़ोन, तो हम फरवरी से स्टार्ट करेंगे ट्रेनिंग, और फिर हम एक ग्राउंड इवेंट भी करेंगे। लेकिन जवाब आएगा आपको। अभी मैं लगातार ट्रैवल कर रहा था, इस वजह से बिजी था। करीब 40,000 लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं जो हमारे पास अभी जो डेटाबेस है, सोचिए आप। तो यदि हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसका कारण है, पर हम सबकी ट्रेनिंग करेंगे, 40,000 या 50,000 जितने भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे और भी लोग आएंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 40,000 लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो फिर व्यू 1.5 लाख क्यों नहीं है ये रिक्वेस्ट करने वाले वीडियो क्यों नहीं देख रहे फिर तो प्लीज़ देखिए, एंड ये चीज़ें भी लर्निंग ही है। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक्स।